जो मैंने अभी तक सोची भी नहीं थी। और ये अंकल की पावर से ज्यादा अच्छी पावर्स है और मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करूंगा कि उसे मारना है या जिंदा रखना है। उसके बाद थक गया था तो सोने के लिए चला जाता है और 2:30 बजे अमन अपनी बालकनी पर खड़ा होता है स्नाइपर राइफल के साथ। इससे वो उसे यहीं से मार सकता है, पर जैसे ही उसे देखता है वो गिरता पड़ता उसके पास आ रहा था और ये देखकर वो सोचता है कि इतना भी खतरनाक नहीं हो सकता। और अमन सोचता है कि एटलीस्ट इससे बात तो की जा सकती है। और घर के थोड़ी पास पहुंचने के बाद हिमांशु उसे कॉल करता है कि मैं आगे आना चाहता हूं पर यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं, तो तुम यहाँ पर आओ और ट्रैप्स को हटा दो ताकि हम बात कर सकें। अमन नीचे जाता है और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और तभी अमन कहता है कि ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझ पर हमला किया था और कहता है उसी के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। और कहता है मुझे उस इंसान का नाम बताओ जिसने ऑर्डर दिया था कि हमारे घर पर हमला होगा, उसे मरना होगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो वो कहता है कि वो ऑर्डर मेरे दादाजी ने दिया था और अब उनकी डेथ हो चुकी है। और अमन सोचता है ये तो बहुत ही आसान था। और उसके बाद उससे पूछता है क्या तो हमें दादाजी वो बदला नहीं लेना चाहते, और उसे बताता है कि उसके मम्मी पापा की डेथ बचपन में ही हो गई थी और सिर्फ उसके दादाजी ही थे जो उसे क्लोज थे और वो अपने एक्शंस की वजह से मारे गए। और जहां तक बात है बाकी सब गांव वालों की, तो मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था और ना ही उनसे कोई लगाव था। मैं हमेशा अपने कमरे में रहता था और सिर्फ कंप्यूटर का यूज करता था। और इसके बाद वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है कि वो अमन को कितना पसंद करता है, वो कितनी बहादुरी से सबसे लड़ा था और वो भी अकेला। पर अमन कहता है मैंने अब भी तुम्हारे गांव को माफ नहीं किया है, उन्हें कीमत चुकानी होगी और उनकी कीमत होगी कि तुम मेरे लिए काम करोगे। हिमांशु एक्साइटेड हो जाता है और कहता है हाँ, पर अमन कहता है रुको, अभी मैंने अपनी सारी शर्तें नहीं बताई है, तो मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे और बिना किसी सवाल के। और हिमांशु का दिमाग फिर से गंदा। अमन उससे कहता है नहीं वे बेवकूफ, वो नहीं। उसके बाद अमन अपने स्टोरेज से एक डॉल निकालता है और उसे देता है और कहता है अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें और भी बहुत कुछ मिल सकता है और तुम और तुम्हारा परिवार सेफ रहे इसके लिए तुम्हें और भी इनाम मिलेंगे। वो दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं और हिमांशु से एक सवाल पूछता है जिसे सुनकर अमन के दिमाग में आता है कि शायद वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करता है। जब वो पास में 3 महीने पहले चला गया था वो भी शायद उसी की पावर्स थी और अभी तक उसे पूरी पावर्स यूज करना नहीं आता। उसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर 1 घंटा मेहनत करने के बाद हिमांशु एक रास्ता क्लियर करता है जो कि एक पेट्रोल पंप की तरफ था। और इसके बाद अमन सोचता है कि इसकी पावर्स की मदद से मैं बहुत सारा सामान इकट्ठा कर सकता हूँ और वो बहुत ही कम मेहनत से। और इतने सारे काम के बाद अमन उसे एक चॉकलेट देता है क्योंकि तुम एनर्जी के बिना अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते। अमन अंदर जाता है और सारे सामान को स्टोर कर लेता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। ये देखकर हिमांशु ताली बजाता है और कहता है तुम्हारी पावर्स बेस्ट है, ऐसे टाइम पर जब खाना स्टोर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी पावर्स बेस्ट है। और अमन कहता है तुम्हारी पावर्स भी कुछ कम नहीं है। हिमांशु बताता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल ऐसे कर सकता हूँ। कार की तरफ वापस जाते वक्त अमन उसे एक बैग देता है जिसमें ढेर सारा खाना था और कहता है अगर तुम अच्छा काम करते रहोगे तो तुम्हें और भी खाना मिलता रहेगा। हिमांशु को इतने सारे खाने की उम्मीद नहीं थी और कार में वापस जाते वक्त अमन उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स कैसे मिली, और उसे बताता है उससे उसकी पावर्स कैसे मिली। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में पढ़ लेना। जब उसे गांव के पास पहुंचते तो अमन उसे कहता है कि यहाँ तुम्हें पैदल जाना होगा क्योंकि आगे नदी जमी हुई है और मैं वहां पर कार लेकर नहीं जा सकता। और जाने से पहले अमन उसे एक सलाह देता है कि ऐसे टाइम पर बहुत सी चीजें खतरनाक बन जाती हैं और खासकर तुम्हारे अपने लोग। अमन सोचता है कि इसकी पावर्स बहुत काम आएंगी। और गांव में लौटने के बाद जो नया लीडर बन चुका है वो हिमांशु को डांटता है कि तुम अकेले क्यों गए। हिमांशु से बताता है कि अब वो हमारे गांव पर अटैक नहीं करेगा, पर वो बुड्ढा तब भी संतुष्ट नहीं था। वो कहता है कि तुम उससे बदला लेने की वजह उससे दोस्ती कर रहे हो, तुम्हारी गलती जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए और आप वहां पर एहसान जताना चाहते हो कि तुम उसके साथ दोस्ती कर आए हो। ये सब सुनकर हिमांशु कहता है कि मैंने अपने दादा को प्रॉमिस किया था कि मैं गांव का ध्यान रखूंगा और उसके पास बस यही एक ऑप्शन था। पर फिर भी वो बुड्ढा कहता है कि अब मैं यहाँ का नया लीडर हूँ, तुम्हें जो भी करना हो मुझसे पूछ कर करना होगा। और उसे कहता है कि तुम्हें गांव से सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी साइड ली थी, समझ गए ना। वो उसे डराने की कोशिश करता है। हिमांशु अपने घर जाता है रेस्ट करने के लिए और अगले ऑर्डर्स का वेट करने के लिए। और इसी बीच वो बुड्ढा ग्रुप में मैसेज करता है कि मैंने अमन से बात कर लिया, वो हमारे गांव पर अटैक नहीं करेगा। और ये सब सुनकर सब उसकी तारीफ करते हैं कि तुम कितने अच्छे, तुम कितने बहादुर हो, तुम्हें पहले लीडर बना देना चाहिए था। मेरे को एक तो समझ नहीं आया, दुनिया खत्म होने वाली है, इनकी चैट्स खत्म नहीं हो रही। हिमांशु ने सारे गांव को बचाया था पर बुड्ढे को ये बात पसंद नहीं आती और वो सोचता है कि ऐसा लड़का जिसे जिंदगी में लड़की भी नहीं मिली वो यहाँ का हीरो बनना डिजर्व नहीं करता। दूसरी तरफ अमन घर पहुंचता है और उन दोनों को बताता है कि क्या हुआ था और अब उन दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि उसके गांव के लोग हम पर अटैक नहीं करेंगे। ये सुनकर अनुष्का बहुत खुश होती है। तभी डॉक्टर सुहानी उसे कहती है क्या तुम उनसे डरती हो, पर वो कहती है नहीं, मुझे बस बेकार का खून खराबा नहीं देखना। डॉक्टर सुहानी जिसे इन सब की आदत है वो कहती है तुम डरपोक हो। अमन को हक करती है और कहती है अमन कमाल का है, अमन जिसे चाहे उसे हरा सकता है, तुम्हें अमन पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, ये हमें हमेशा सेफ रखेगा। पर अमन अनुष्का को डिफेंड करते हुए कहता है ये हमारे लिए अच्छी बात है कि डमडम गांव वाले हमारे साथ हैं, जब फ्यूचर में कोई और दुश्मन आएगा तो वो हमारी हेल्प करेंगे उनसे लड़ने में और हमारे बहुत काम आएंगे। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो डॉक्टर सुहानी बाहर की तरफ जाती है और कहती है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अमन कहता है मुझे पीना ज्यादा पसंद नहीं है। डॉक्टर सुहानी कहती है मैं ड्रिंक्स बनाऊंगी और अनुष्का कहती है मैं खाना बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों सो जाती हैं अमन अनुष्का के पास जाता है और उसे किस करने लगता है, पर तभी वो कहती है कि रुको, सुहानी यहीं पर है और उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। पर तभी हिमांशु उसे मैसेज करता है और कहता है बहुत टाइम हो गया जब हम मिशन पर गए थे, मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ और सजेस्ट करता है कि हमें 5 मेंबर्स की टीम बनानी चाहिए जिसमें हम अलग अलग कलर के कपड़े पहनेंगे पावर रेंजर्स की तरह। अमन ये देखकर सोचता है ये कैसा इंसान है और मैंने इसे अपनी टीम में क्यों रख लिया, क्या इसके साथ काम करना ठीक भी होगा। अमन उससे पूछता है क्या तेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, और वो कहता है नहीं। अमन सोचता है यार अभी तो कुछ ही दिन हुए से बात करते हुए और एक दिन के 200 मैसेजेस भेज रहा है। अमन उसके सारे मैसेजेस को इग्नोर करता है। अमन कंट्रोल रूम में होता है और देखता है कि अनुष्का पेड़ पौधे संभाल रही थी और अमन सोचता है कि क्या होगा अगर हम दोबारा से हैक हो जाए। अमन को ये दिक्कत बहुत टाइम से परेशान कर रही थी और ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि कोई ना कोई उन्हें हैक कर लेगा। और दूसरी तरफ दोनों बहनें एक रूम में थी और बात कर रही होती है अपनी तीसरी बहन के बारे में, निधि के बारे में, जो कि व्हील चेयर पर है और वो चाहती है कि अमन वहां पर जाए उसे बचा कर ले आए। पर डॉक्टर सुहानी कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो अपने आप को रिस्क में कभी नहीं डालेगा हमारे काम के लिए। तभी अनुष्का उसे कहती है अमन बहुत ही केयरफुल है इसीलिए मैं अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज करूंगी, अपनी ब्यूटी का। डॉक्टर सुहानी हंसते हुए कहती है मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। और तभी अमन रूम में आ जाता है और पूछता है मेरे बिना इतनी एक्साइटमेंट क्या हो रहा है। वो कहती है हम कुछ फैमिली मैटर डिस्कस कर रही थी। अमन वहां बैठता और कहता है अब हम तीनों फैमिली है, हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, अब हम तीनों ही फैमिली है। और पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली में से कोई खतरे में है। और डॉक्टर सुहानी उसे बताती है कि ग्लोबल फ्रीज के बाद उसका किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट नहीं हुआ और अनुष्का उसे बताती है किसी फैमिली मेंबर ने उसे कांटेक्ट किया था कि वो खतरे में है और कहते हैं इसीलिए हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम तुम्हें मनाएं।
कि तुम उन्हें जाकर बचाओ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो हमारी फैमिली है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमें बहुत दुख होगा। अमन कहता है तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है, और एक बार दोबारा से कंफर्म करने के लिए कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाऊं, अपनी लाइफ को रिस्क में डालूं और किसी इंसान को बचा कर लेकर आऊं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर उन्हें बताता है कि हमारी लोकेशन के बारे में बहुत से लोगों को पता है और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इस बात का भी सबको पता है और हम बहुत बार एक्सपोज हो चुके हैं। वो ये कहकर उनसे जाने लगता है, तभी वो दोनों उसके पैरों पे गिर जाती है और कहती है प्लीज 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 उसे बचाओ। और तभी डॉक्टर सुहानी उसे कहती है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर प्लीज तुम उसे बचाओ, इससे आगे तुम खुद गैस कर सकते हो। अनुष्का कहती है इतनी बर्फ में कोई नॉर्मल इंसान नहीं चल सकता, और ऐसा इंसान जो व्हील चेयर पर है उसके लिए तो यहाँ से वहाँ जाना ही बहुत मुश्किल होगा। और ये कहकर वो बहुत सैड हो जाती है। तभी अमन उससे पूछता है क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जो टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है। अमन कहता है अगर तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है तो मेरे लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हम सब एक फैमिली है। जबकि अमन मन ही मन सोच रहा होता है कि ये टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, अगर ये यहाँ पर होगी तो वो हमारी हेल्प कर सकती है और हमें कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। वो दोनों उसकी तारीफ करती है और कहती है हमें लगा तुम पत्थर दिलो पर तुम बहुत ही अच्छे हो, और फिर कुछ उसकी थोड़ी और तारीफ करती है। अगले दिन सुबह अमन उन दोनों से दोबारा पूछता है कि मुझे सारी डिटेल्स बताओ। तभी डॉक्टर सुहानी उसे बताती है कि निधि एसडीपी स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स केजी से पढ़ रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे जीनियसेस और बहुत अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। ये सुनकर अमन कहता है कि एक लड़की जो व्हील चेयर पर है वो इतने महीनों तक एक स्कूल में कैसे सर्वाइव करेगी। तभी वो उसे बताती है कि उस कॉलेज का अपना एक मार्केट प्लेस सिस्टम था, तो वहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ होगा। अमन उससे पूछता है कि निधि ने अभी क्यों कॉल किया 2 महीने बाद। अनुष्का कहती है मुझे नहीं पता, पर मैं फोन कर उससे पूछ सकती हूँ। वो उसे फोन मिलाती है और उसका फोन नहीं मिलता। तभी डॉक्टर सुहानी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है निधि ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया होगा, इस बेवकूफ से हेल्प मांगने में क्या ही फायदा होगा। तभी अमन बताता है कि वो स्कूल यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और बर्फ की वजह से हम बहुत दूर तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो एक बार भी तुम्हें कॉल कर पाई। अमन उसे चिढ़ाते हुए कहता है ये बात तो ठीक है, पर हो सकता है सुहानी की बात भी ठीक हो। वो तीनों कंट्रोल रूम में जाते हैं और अमन कहता है ये यहाँ पर बेस्ट फोन है, हम शायद इंटरनेट से उससे बात कर पाए। पहली कॉल में कोई कॉल उठा लेता है पर वहाँ पर बहुत शोर था और कनेक्शन बहुत ही वीक था। तभी दूसरी तरफ से आवाजें आती हैं मॉन्स्टर मॉन्स्टर, और उन आवाजों से लग रहा था कि वहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। और फिर कॉल कट जाती है तो अमन सोचता है जो पहले एक सिंपल सा रेस्क्यू मिशन था अब वो बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है, और कहता है कि अब हमें पहले से पता है वहाँ पर एक राक्षस है तो वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा। पर वो दोनों अमन को कन्विंस करते हैं तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, प्लीज उसे बचा कर लेकर आओ। अमन उन्हें कहता है कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा, मैं उसे बचा कर लेकर आऊंगा, पर इसके लिए उसे अपने दोनों साथी की जरूरत पड़ेगी, अंकल की और हिमांशु की। उन दोनों की पावर की मदद से वो किसी को भी हरा सकता है। अमन फोन करता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक मिशन है, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो कहता है क्यों नहीं, मैं वैसे ही बहुत बोर हो रहा था। बाद में खाना खाते वक्त अमन सोचता है कि अगर वो बहुत ज्यादा खाएगा तो वो लड़ नहीं पाएगा, पर उसे इतना खाना खाना है कि वो थक ना जाए या उसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए। और इसी के साथ वो सोचता है कि बॉडी के साथ साथ उसे सबसे बेस्ट वेपन भी तैयार करने होंगे उससे लड़ने के लिए। इसी के साथ वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम दोनों अंडरग्राउंड फ्लोर पर रहोगे। अनुष्का पूछती है क्यों, पर डॉक्टर सुहानी उसे पुश करते हुए ले जाती है कि अगर अमन ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, बस ज्यादा सवाल मत पूछो, बस अंदर चलो। और उसे बताती है कि अमन यहाँ से चला जाएगा और अगर कोई यहाँ पर अटैक करता है तो घर की सबसे सेफेस्ट प्लेस पर होंगी और कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद वो दोनों उसे बेस्ट ऑफ लक कहती हैं और जाते वक्त सोचता है कि ऐसे टाइम पर मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकता, खासकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तो बिल्कुल नहीं। वो तैयार होकर घर से बाहर जाता है और तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज हिमांशु की, जो कहता है ब्रो मैं यहाँ पर हूँ। अमन उसे कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। वो कहता है मुझे डर था कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैं जल्दी आ गया। और तभी वो कार में बैठ जाता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। उसका अमन उसे बताता है हम एक रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हैं, हम एक लड़की को बचा कर लेकर आएंगे। हिमांशु से पूछता है क्या ये लड़की बहुत जरूरी है, और अमन कहता है ऐसा ही कुछ है, और हमें पता है कि वो इस लड़की को बचाने के लिए इसे नहीं माना क्योंकि उसकी दोनों गर्लफ्रेंड्स कह रही थी। वो इसलिए तैयार था क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी के कोई इंसान चाहिए जो उसे हैक होने से बचा सके। और रास्ते में अमन हिमांशु की बातों से परेशान हो जाता है। वो बार बार यही बताता रहता है कि कैसे गांव में एक लड़की उसे पसंद करती है पर उसके अंदर हिम्मत नहीं है उससे बात कर पाए। टॉपिक को चेंज करने के लिए अमन उससे पूछता है गांव में तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। हिमांशु को समझ नहीं आता कि वो इस बात का जवाब कैसा दे क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं है। अमन को उसका फेस देखकर पता चल जाता है कि उसके लोग खुश नहीं है कि वो ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसने उनके आधे गांव को मार दिया। तभी रास्ते में उन्हें अंकल मिलते हैं। उसके अंकल कहते हैं बड़े दिन हो गए मिले, और उसे अपनी हेल्थ दिखाते हैं कि अब वो कितने फिट हैं। अब वो दीपिका के साथ हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। वो उन दोनों को मिलाता है और एक दूसरे की पावर के बारे में बताता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और रीजनरेट कर सकते हैं और ये बर्फ को और तूफान को कंट्रोल कर सकता है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एक बुद्धू सा लड़का और एक ठरकी टीनेजर। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा ग्रुप कभी नहीं बनता, पर अब एक रेस्क्यू मिशन पर जाएंगे और उस लड़की को बचा कर लेकर आएंगे। तभी अंकल उससे पूछते हैं कि अगर उसे 3 ऐसे लोगों को बुलाया जिसके पास पावर्स हैं तो मिशन सच में बहुत सीरियस होगा। अमन कहते हैं ज्यादा सीरियस मिशन नहीं है, बस एक दिक्कत है, हो सकता है वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हो। ये सुनकर हिमांशु डर जाता है। अमन उन्हें बताता है कि ग्लोबल फ्रीज के टाइम पर इंसानों को शक्तियां मिली, हो सकता है कुछ जानवरों को भी शक्तियां मिली हो। अब मुझे ये पक्का नहीं पता कि वो इंसान कोई मॉन्स्टर बन गया है या फिर कोई जानवर जिसको पावर्स मिल गई हैं। अंकल कहते हैं अगर अमन कह रहा है कि हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। और इसके बाद वो तीनों कार में बैठते हैं और बर्फ से भरे रोड पर जाते हैं। तभी वो स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लड़की है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर का सीन। जितने भी स्टूडेंट्स बचे थे वो सारे बास्केटबॉल कोर्ट में थे और सब एक लड़की की तरफ पॉइंट कर उसे गालियां दे रहे थे कि जब इतने सारे लोग मर गए तो ये लड़की जो व्हील चेयर पर ये कैसे बची है। और ये वही लड़की थी जिसे बचाने के लिए अमन वहाँ पर आया था। क्या टाइम रहने पर अमन उसे बचा पाएगा या उसके साथ भी वही होगा जो अमन की बिल्डिंग में बाकी सब लोगों के साथ हुआ था। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सब्सक्राइब। और इसी बीच हमें एसडीपी स्कूल का जिम दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे हैं और एक लड़की की तरफ उंगली करके उसे गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम अभी तक जिंदा क्यों, इतने सारे लोग मर रहे हैं पर तुम जो व्हील चेयर पर वो अभी तक जिंदा है। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें जिंदा कैसे रहना है, कुछ लोग दुख मना रहे थे उनके लिए जो मर चुके हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की नोटिस करती है कि निधि बिल्कुल भी दुखी नहीं है और वो कहती है टीचर को तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम हम सब पर बोझ हो, ना तुम किसी चीज में हेल्प करती हो, बस खाना खाती हो, और जबकि तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हारी जगह और बहुत से लोग मर चुके हैं। और कहते हैं जब अगली बार मॉन्स्टर आएगा तो हम तुम्हें उसके सामने फेंक देंगे और तुम्हें सेक्रीफाइस कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स इस चीज पर एग्री करते हैं और कुछ कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, टीचर किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती, टीचर हम सबको प्रोटेक्ट
करती है और वो किसी को भी मरने नहीं देगी। एक लड़की जो उससे दूर खड़ी थी वो कहती है अगर टीचर तुम्हें जाने नहीं देगी तो तुम खुद भाड़ में चली जाओ। ये सुनकर निधि कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, बस रोने लग जाती है और पीछे सारे खड़े बच्चे कहते हैं हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। सिर्फ शिवानी को इस चीज से दिक्कत है क्योंकि वो निधि की बेस्ट फ्रेंड है, जो उन दोनों के बीच में आती है और कहती है सिर्फ मैंने इसकी हेल्प की थी, तो सबने ना इसकी कोई हेल्प की है, ना ही तुम्हारा कोई हक बनता है इसे कुछ कहने का। पर अमीर लड़की कहती है कि ये स्कूल में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि पढ़ाई में अच्छी थी और एक स्कॉलरशिप पर आई थी, पर मैं अमीर हूँ तो यहाँ पर मेरी चलेगी। पर शिवानी कहती है कि हर किसी का इक्वल राइट्स है और यहाँ पर सब बराबर है, पर वो कहते हैं यहाँ पर सब बराबर नहीं है, मैं इससे ज्यादा अमीर हूँ, मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और हम कभी इक्वल नहीं हो सकते। तभी वो लड़की कहती है कि निधि यहाँ पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही रिच और फेमस फैमिली से है, पर अब उसकी पोजीशन हमें ले लेनी चाहिए क्योंकि वो सब पर बोझ है। और शिवानी को कहते तुम इसकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि अमीर और बाद में तुम्हें इससे फायदा होगा। ये सब सुनकर निधि रोने लग जाती है और तभी एक और लड़की भीड़ में से आती है और निधि से हाथ मिलाती है। वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि बाद में उसे निधि के अमीर होने का फायदा मिलेगा। पर तभी वहाँ की खिड़की नीचे गिरती है और खिड़की से एक बड़ा सा पंजा आता है और एक स्टूडेंट को वहाँ से पकड़ लेती है। वो इतनी बड़ी है कि वो अपने हाथ में पूरे इंसान को फिट कर सकती है। वो उसे बाहर निकालती है और चाटने लगती है और जैसे ही उसे खाने लगती है जिम के अंदर सब चिल्लाने लगते हैं और सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, सब दरवाजे पास जाते ताकि वो बाहर जा सके। पर निधि और शिवानी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो व्हील चेयर पर है। तभी बिल्ली अंदर आती है और वो स्टूडेंट अब भी उसके मुंह में है, वो सिर्फ उसका सर खाती है और बाकी बॉडी को फेंक देती है। एक लड़का निधि को धक्का देता है जिसकी वजह से वो व्हील चेयर से गिर जाती है बिल्ली के बिल्कुल सामने। अब वो ना हिल सकती है ना चल सकती है और ये देखकर शिवानी सोचती है क्या मैं उसकी मदद करूं, क्या उसे बचाऊं, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और ये देखकर एक लड़का भागने की ट्राई करता है पर बिल्ली ये देख लेती है और उसे एक पंजा मारकर कुचल देती है। वो रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है कि मेरी हेल्प करो, पर तभी बिल्ली का ध्यान बाकी सब स्टूडेंट्स पर जाता है और इसी बीच शिवानी निधि को बचाने के लिए जाती है और उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बिल्ली को हिलती हुई चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है और वही स्टूडेंट सबको कहता है कि बिल्ली डिस्ट्रैक्टेड है, चलो भागो यहाँ से। और जो लड़का सबसे पहले भागने की कोशिश करता है वो जमीन पर रेंगते हुए कहता है मेरी हेल्प करो, पर वो कहता है अगर हमें सर्वाइव करना है तो तुम्हें तो सैक्रिफाइस होना ही पड़ेगा। पर तभी वो जमीन पर लेटा स्टूडेंट कहता है अगर ऐसा है तो तुम सब भी मेरे साथ नर्क में जाओगे और वो शोर मचाता और बिल्ली का ध्यान उन सब की तरफ कर देता है। अब बिल्ली एक के बाद एक स्टूडेंट्स को अपने पंजे के नीचे दबा रही थी और सिर्फ उसके पंजे ही नहीं उसकी पूंछ भी कुछ स्टूडेंट्स को मार रहे थे, पर वो सब लकी थे। तभी उनकी टीचर वहां पर आ जाती है और उसके पास एक तलवार है। ये देखकर बिल्ली डर जाती है। वो टीचर उस बिल्ली पर अटैक करती है पर बिल्ली जंप करके साइड में हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये टीचर अलग है, इसके पास पावर्स है और ये खतरनाक है। बिल्ली एक स्टूडेंट को उठाती है और भाग जाती है। टीचर बाहर जाकर चेक करती है कि बिल्ली सच में चली गई या नहीं और वहां पर उसे बड़े बड़े पंजों के निशान दिखते हैं जिससे वो कंफर्म करती है कि बिल्ली जा चुकी है। टीचर बहुत ही स्ट्रांग है, अगर वो 24 घंटे यहाँ पर रहे तो बिल्ली यहाँ पर अटैक कभी नहीं करेगी, लेकिन टीचर को बाहर जाना पड़ता है ताकि वो बच्चों के लिए खाना लेकर आ सके। और इसी बीच बिल्ली आकर किसी न किसी को मार देती है और जो लड़की पहले निधि को गालियां दे रही थी वो फिर से उसे कहती है कि ये मर क्यों नहीं गई, ये व्हीलचेयर पे होने के बाद हमेशा बच जाती है और बाकी सब मारे जाते हैं। तभी शिवानी वहां पर आती है और कहती है कि टीचर खाना लेकर आई, अपने काम से काम रखो। एक लड़की निधि को खाना देने की कोशिश करती है पर वो लड़की उस खाने को गिराकर कहती है नहीं ये खाना डिजर्व नहीं करती। टीचर खाना खाने के बाद और लड़ने के बाद बहुत थक चुकी थी और सोचती जब तक एक दूसरे को नहीं मारते मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। एक लड़की जो बहुत डर चुकी थी वो कहती है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, अब हमारे लिए कोई होप नहीं है तो हम लड़ क्यों रहे हैं, हम सबको मरना है और हम एक साथ मरेंगे। और एक लड़का कहता है नहीं मेरे पापा बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। और इसी बीच अमन और उसके दोनों पार्टनर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। वो आसपास देखते हैं और सब कुछ बर्फ में धंस गया था और वो सोचते हैं कि वो कैसे ढूंढेंगे कि वो कहां पर है। और ये सब देखकर अमन उस लड़की को फोन करने की कोशिश करता है पर बर्फ की वजह से वहां पर कोई सिग्नल्स नहीं है। अमन कहता है अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो हम अलग अलग जगहों से ढूंढते, पर यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, हो सकता है वो हमें अकेला अकेला हरा दे, पर अगर हम तीनों साथ हैं तो हमें कभी नहीं हरा पाएगा। वो दोबारा कार में बैठते हैं और वहाँ के कैंपस पर घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है जो पूरी तरह से बर्फ के अंदर नहीं थी और हिमांशु कहता है शायद इस बिल्डिंग से हम अंदर जा सकते हैं। अमन बताता है कि एस्ट्रोलॉजी सेंटर है और स्टूडेंट्स के रूम जिम एरिया के पास है। वो कहता है हम इससे कॉलेज के अंदर जा सकते हैं पर फिर भी एक खतरा है, कहीं ये बिल्डिंग अगर बर्फ के नीचे कोलैप्स हो गई तो। और ये सब बात सुने बिना हिमांशु वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था और अंकल उसे धक्का दे रहे थे, पर किस्मत से वो बहुत ही ज्यादा मोटा है और अंदर नहीं जा पाया। तभी अमन को फील होता है उसके पीछे कोई जानवर है और अपनी गन निकालता है। अमन को दिखता है वो एक बहुत ही बड़ी बिल्ली है पर वो उस पर अटैक नहीं करती, जबकि अमन ने उसकी तरफ गन पॉइंट की थी। और अमन को पता चलता है कि शायद इसके पास कोई रीजन है जिसकी वजह से अटैक नहीं कर। लेकिन तभी अंकल और हिमांशु वहाँ पर आते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और इससे बिल्ली गुस्सा हो जाती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। और ये देखकर अमन सोचता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपनी नई पावर्स को यूज करता है, उसके ऊपर जंप करता है और उसे गोली मारता है और बड़े स्टाइल में लैंड करता है, पर गोली लगने के बाद बिल्ली को कुछ नहीं होता। हिमांशु अटैक कर रहा था और उसके सामने अंकल आते हैं और उनके अंदर से एक येलो लाइट निकलती है और वो एक बिल्ली को जोरदार मुक्का मारते हैं, इतना जोरदार कि नीचे की जमीन भी टूट जाती है। बिल्ली थोड़ी डगमगाती है और तभी अमन अपनी स्नाइपर राइफल निकाल लेता है। स्नाइपर की मदद से वो बिल्ली को गोली मारता है और उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। इससे बिल्ली और गुस्सा होती है और खुद को एक बॉल बना लेती है और अमन की तरफ बहुत स्पीड से आती है। अमन सोचता है इतनी स्पीड है बस एक ही चीज हो सकती है कि मैं इसे दूसरे डायमेंशन में भेज दूं और इसकी स्पीड की मदद से ये हो भी सकता है। जैसे ही वो ट्राई करता है बिल्ली को सेंस हो जाता है कि कोई ना कोई खतरा है और अपना रास्ता बदल लेती है। बिल्ली भागकर एक बर्फ की पहाड़ की तरफ जाती है और वहां पर एक बहुत तेज आवाज आती है और वहां पर एक छेद बन जाता है। तभी वो दूसरे पहाड़ से निकलती है और उन पर चिल्लाती है जैसे उन पर गुस्सा हो। वो अपना पिछवाड़ा दिखाती है जैसे उन्हें गाली दे रही थी और वहां से भाग जाती है। और वो सोचते हैं कि ये बिल्ली इतनी बड़ी कैसे हो गई और इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े होल कैसे बना सकती है। तभी हिमांशु कहता है अगर ये यहाँ पर घूम रही है तो किसी का भी यहाँ पर जिंदा होना मुश्किल है। पर अमन उन्हें बताता है कि जब तक तुमने उस पर हमला नहीं किया था तब तक वो अटैक नहीं कर रही थी। अमन उन्हें बताता है कि हो सकता है जैसे हमें पावर्स मिली इस बिल्ली को भी पावर्स मिली थी, अब ये बड़ी हो चुकी है और कुछ समझदार भी हो चुकी है और उसे पता है कि वो क्या कर रही है। वो बिल्ली की बनाई सुरंग देखते हैं और कहते हैं कि अगर इस बिल्ली ने स्कूल पर अटैक किया था तो हम यहाँ से स्कूल तक पहुंच सकते हैं। और उसमें कूद जाते हैं और स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं और वो ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ पर खतरा हो। उन्हें उन रास्तों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अमन एक डिवाइस निकालता है जिससे वो पता कर सकते हैं वो कौन से रास्ते से आए थे और वो कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें खून की खुशबू आती है और डिसाइड करते हैं हमें यहीं पर जाना है। और ये सुनकर हिमांशु डर जाता है और अमन कहता है हम 3 है वो 1 है, हम उसे हरा सकते हैं। साथ में अमन अपनी गन निकालता है और कहता है मेरे पास ये भी है। अंकल जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है वो कहते हैं कि बहुत ही कमाल की गन है और वो ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए वो सबसे आगे चलते हैं और उन्हें लीड करते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में हमें टीचर दिखाई जाती है जो बहुत थकी हुई है पर वो फिर भी उस जिम को गार्ड करती है ताकि वो बिल्ली दोबारा अटैक ना करे। इतने थके होने के बाद इतने दिन मेहनत करने के बाद वो इतने दिनों से सोई नहीं है सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चों को बचा सके और उनके लिए खाना ला सके। वो स्टूडेंट्स फिर भी कंप्लेन करते हैं कि खाना खत्म हो गया है
आपको एक बार दोबारा से बाहर जाना चाहिए ताकि आप और खाना लेकर आ सको। टीचर को गुस्सा तो बहुत आता है पर फिर भी अपने आप को शांत करती है और कहती है मैं एक और बार बाहर जाती हूँ। टीचर बाहर जाते वक्त सोचती है अगर इस बार मुझे वो बिल्ली मिली तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या तो आज वो जिंदा रहेगी या मैं। जिम के अंदर शिवानी निधि से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तभी दूसरी अमीर लड़की वहां पर आती है और कहती है तुम फिर से इस पर बोझ बन रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी दोस्त को कब तक पीछे खींचोगी, कब तक उस पर बोझ बनकर यूं ही घूमती रहोगी? शिवानी से कहती है जब बिल्ली आई तुमने निधि को धक्का दिया था तो तुम्हें उसे सॉरी बोलना होगा। जब तक वो अपनी बात खत्म करती बिल्ली दोबारा से आ जाती है और एक इंसान को कुचल देती है। सब लोग वहां से दूर भागने लगते हैं और जो लड़का पहले कह रहा था कि मैं सबको बचा सकता हूँ वो एक लड़की को धक्का देता है और वो गिर जाता है और बिल्ली उसे भी कुचल देती है। जब स्टूडेंट्स वहां से भाग रहे थे वहां पर टीचर आती है और अब फाइनली वो उसे मार सकती है। वो जंप करती है और उसके सर पर वार करती है। बिल्ली को चोट लगती है और टीचर और बिल्ली स्टूडेंट्स के सामने ही लड़ाई शुरू कर देते हैं और लड़ाई के टाइम पर टीचर को दिखता है कि उस टनल से 3 और इंसान आ रहे थे। ये देखकर टीचर को उम्मीद मिलती है कि शायद वो उसे हरा सकती है और वो इन सबकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं और वो चिल्लाकर उन्हें कहती है कि मेरी मदद करो। हिमांशु उस बिल्ली पर हमला करने के लिए तैयार था पर अमन उसे रोकते हुए कहता है ये औरत बहुत ही स्ट्रांग है, ये अकेले इस बिल्ली से लड़ रही है, वो भी सिर्फ एक तलवार की मदद से, और अभी हमें नहीं पता ये दोस्त है या दुश्मन। इन दोनों को यही लड़ने दो, हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं जो जिम की तरफ जाता हो। अंकल उस औरत को दूर से देखते हुए कहते हैं ये सच में बहुत खतरनाक है और वो वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए टीचर बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प करो, हम सब मिलकर इसे हरा सकते हैं। पर वो उसे बिना सुने वहां से चले जाते हैं और दूसरे रास्ते से जिम के अंदर आते हैं और जिम के अंदर घुसते ही उन्हें एक लड़की दिखती है जिसके लाल बाल है और वो व्हील चेयर पर है। इससे अमन पहचान जाता है कि वो निधि है। तभी वो लड़का जो कह रहा था कि मैं सबको बचा सकता हूँ वो सामने आता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे पापा ने भेजा है, क्या तुम वेस्ट माउंटेन बेस से आए हो? ये सुनकर अमन सोचता है ये वेस्ट माउंटेन बेस क्या है और वो उसे कहता है कि नहीं हम दूसरे बेस से आए हैं। वो लड़का कहता है कि वेस्ट माउंटेन बेस यहाँ से पास है तो तुम दूसरे बेस से क्यों आए हो? इससे अमन को पता चल जाता है यहाँ पर आसपास और भी बेस है जहाँ पर लोग कैंप बनाकर रह रहे हैं, उनके पास हो सकता है हथियार हो और बहुत सारा खाना भी हो। तभी अमन उससे पूछता है कि तुम्हें इन बेस के बारे में क्या पता है और वो कहता है मुझे ज्यादा नहीं पता, बस मेरे पापा से बात हुई थी। अमन उसे इग्नोर करते हुए निधि की तरफ जाता है और पीछे सारे स्टूडेंट अंकल और हिमांशु से बात करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें क्या लगता है उनसे क्या कह रहे होंगे? अमन निधि के पास जाता है और कहता है हेलो मेरा नाम है अमन, क्या तुम निधि हो? वो कहती है हाँ, और वो कहता है मैं तुम्हारी बहन डॉक्टर सुहानी को जानता हूँ और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अमन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? वो बिना कुछ सोचे उसे हाँ बोल देती है। पर जाने से पहले निधि कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें टीचर और बिल्ली को लड़ने से रोकना होगा क्योंकि टीचर एक ऐसी इंसान थी जिसने उसकी हमेशा हेल्प की है और अमन चाहता है कि निधि उसकी सारी बातें माने, तो उसकी एक बार हेल्प करने से शायद उसकी सारी बातें मानने लगे। बिल्ली की तरफ जाते वक्त उन तीनों को दिखते हैं वहां पर बिल्ली के कटे हुए पंजे पड़े। अमन को लगता है ये यूजफुल हो सकते हैं और वो उसे अपनी डायमेंशन में स्टोर कर देता है। उसके बाद वो हिमांशु को ऑर्डर देता है कि अटैक करो और वो अपनी पावर्स की मदद से छत को गिरा देते हैं और बिल्ली और टीचर अलग हो जाते हैं। पर इससे टीचर गुस्सा हो जाती है। टीचर ने उन्हें लड़ाई रोकने के लिए नहीं कहा था, उसे बस उन तीनों की हेल्प चाहिए थी ताकि उस बिल्ली को मार सके। तभी टीचर अपनी तलवार उठाती है और अमन की तरफ पॉइंट करती है और कहती है मैंने पहली बार उस बिल्ली को ओवर पावर किया था और तुमने बीच में आकर उसे रोक दिया, मैं उसे हराने ही वाली थी। पर अमन कहता है कि तुम्हें हमें थैंक यू कहना चाहिए कि हमने लड़ाई को रोक दिया। पर टीचर कहती है मुझे ऐसा मौका शायद दोबारा कभी ना मिले। तभी वो कहता है कि मैं सिर्फ लड़ाई को रोकना चाहता था, ना कि उस जानवर को मारना। उसके बाद कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ निधि को बचाने के लिए आया हूँ और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट निधि ने मुझे कहा था बचाने के लिए। टीचर और भी गुस्से में हो जाती है और अमन पर हमला कर देती है। पर अमन बहुत ही कॉन्फिडेंट था और वो एक गोली बिल्कुल उसके सिर के बीच में चलाता है, लेकिन वो टीचर उस गोली को काट देती है। इससे अमन को लगता है जितना उसने सोचा था टीचर उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अमन उसे अपनी डायमेंशन में स्टोर कर लेता है और ऐसा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और अमन को पता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और कुछ ही सेकंड बाद अमन उसे बाहर फेंक देता है और कुछ सेकंड उस डायमेंशन में रहने के बाद टीचर बहुत ज्यादा डर जाती है। अमन उसे ताना मारता और कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प किया, तुम मुझे ही अटैक कर रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अमन उसकी तलवार उठाता और कहता है ऐसी तलवार जो गोली को भी बीच में से काट सके, ये बहुत ही कमाल की तलवार है, अब से ये मेरे पास रहेगी। टीचर कहती है कि मेरी तलवार मुझे वापस करो। अमन कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, अब ये तलवार मेरी है। अमन स्टूडेंट्स को कहता है तुम्हारी टीचर बहुत ज्यादा थक गई है, उसकी हेल्प करो। उसके बाद वो बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ निधि को लेने आया हूँ। पर टीचर कहती है कि तुम बाकी सबको क्यों नहीं लेकर जा सकते? और इसी के साथ सारे स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हम बहुत ही यूजफुल हैं, हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत ही अमीर हैं, हम तुम्हारा बहुत फायदा कर सकते हैं। अमन उन्हें कहता है अगर तुम इतने इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारी फैमिली इतनी ही रिच है तो वो तुम्हें बचाने के लिए किसी ना किसी को भेज ही देंगी। अमीर लड़की तो शुरू से निधि को पसंद नहीं करती थी और वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता और वो निधि को पकड़ लेती है और कहती है अगर तुम हमें नहीं लेकर गए तो हम इसे मार देंगे। टीचर कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम सारे ये क्लासमेट्स हो, छोड़ दो उसे। टीचर के बहुत कहने के बाद भी वो सब नहीं मानते और अब अमन का सफर खत्म हो रहा था और वो उन सबके टीचर है। अमन किसी का टीचर नहीं है, अमन हीरो है या विलन वो तुम डिसाइड करो। लेकिन तभी वो गन निकालता है और सबको एक मैसेज भेजता है। टीचर ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, पर वो कहता है अगर ऐसे स्टूडेंट जो किसी को किडनैप कर रहे हैं तो उन्हें उस चीज की सजा भी मिलेगी। पर इन सब चीजों में अमन को एक बात बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि निधि बिल्कुल भी उदास नहीं थी, बिल्कुल भी डरी नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अमन उसके पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो और क्या हम घर जा सकते हैं? वो कहती है मैं तभी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ जब तुम मेरी दोस्त शिवानी को अपने साथ लेकर चलोगी। अमन मन में सोचता है कि एक और लड़की को अपने साथ लेकर चलूं, पर मैं ऐसा क्यों करूं? लेकिन अमन ये बातें सिर्फ मन में कह रहा था, वो निधि को कुछ नहीं कहता। तभी निधि नोटिस करती है कि अमन क्या सोच रहा है और वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस कॉलेज में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो डोनेशन देकर यहाँ पर आते हैं और यूजलेस है, दूसरे जो अपने फील्ड्स में जीनियस है। शिवानी को मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ पता है, ये कुछ भी बना सकती है और कुछ भी ठीक कर सकती है। अमन ये देखकर सोचता है कि ये बहुत काम आ सकती है और इसी के साथ शिवानी कहती है हाँ मुझे सब कुछ आता है और मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। अमन निधि को लेकर जाने लगता है और साथ में कहता है शिवानी तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। शिवानी जल्दी से वहाँ पर जाती है और कहती है मैं निधि को लेकर जा सकती हूँ और उनकी हेल्प करती है। पीछे खड़े सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम भी बहुत यूजफुल है, हमें पैसे मैनेज करने आते हैं, हमें लग्जरी कार चलानी आती है, हमें एम्प्लॉइज को ऑर्डर देने आते हैं। जो लड़की स्टार्टिंग में निधि से दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी वो वहाँ पर आती है और कहती है रुको, टीचर उस बिल्ली को मार सकती थी पर तुम्हारी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमारी हेल्प करो।
और उस बिल्ली को मार दो। लेकिन अमन कहता है मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया और अपनी गन दिखा देता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ चाहे मुझे और कोरिया बर्बाद करनी पड़े। और जाते वक्त निधि टीचर की तरफ देखती है और कहती है टीचर ने हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव किया था और उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद अमन और उसका पूरा ग्रुप आगे जाता है और अमन अपनी पावर्स को बिल्कुल नहीं छुपाता और सबके सामने स्नोमोबाइल और अपनी कार निकालता है। वो निधि को उठाता है और कार में बिठाता है। अब कार में वो तीनों हैं, अंकल और हिमांशु स्नोमोबाइल से आएंगे। वो अपनी कार को भगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वो लड़की टीचर से कहती है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो बिल्ली कभी भी अटैक कर सकती है। तभी वो लड़का कहता है मेरे फोन में सिग्नल है और मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे हैं, अब हमें कोई ना कोई बचा ही लेगा। दूसरी तरफ कार में वो दोनों बहुत खुश होती है, फाइनली उन्हें कोई गर्म जगह मिली है। तभी हम अपने डायमेंशन से कुछ पानी और खाने की चीजें निकालता है ताकि वो अपनी एनर्जी को दोबारा से ठीक कर सके। निधि उसकी तारीफ करती है और कहती है तुम कमाल के हो। पर अमन कहता है सच में तो तुम कमाल की हो। वो कहते हैं इतनी तारीफ क्यों, हम अभी तो मिले हैं और वैसे भी अगर शिवानी वहां पर नहीं होती तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रह पाती, मैं हर किसी पर एक बोझ हूँ। लेकिन अमन दोबारा से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। एक ऐसी लड़की के लिए जो व्हील चेयर पर इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव करना सिर्फ लक नहीं हो सकता। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास एक सीक्रेट है। शिवानी को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती और वो कहती है सीक्रेट। शिवानी पूछती है तुम क्या बात कर रहे हो, कौन सा सीक्रेट। निधि अपने एक्सप्रेशन चेंज करती है और कहती है अमन सच में बहुत स्मार्ट है और उसे पता चल गया। अमन कहता है तुम्हारे आसपास बहुत सारे कोइंसिडेंस थे, खासकर उस बिल्ली को लेकर। फिर वो बताता है कि तुमने मुझे कहा टीचर और बिल्ली को अलग कर दो, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बिल्ली को मार दो। वो ऐसा था जैसे तुम टीचर और बिल्ली दोनों को बचाने की कोशिश कर रही हो, पर तुम बिल्ली को क्यों बचाना चाहती थी। निधि उसे कहती है तुम्हें 60% सिचुएशन बिल्कुल सही गेस किया है। ग्लोबल फ्रीज से पहले मैं एक आवारा बिल्ली को खाना खिलाती थी और ग्लोबल फ्रीज के बाद वही बिल्ली बड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने कभी बिल्ली को ऑर्डर नहीं दिया कि वो किसी को मार दे। तभी शिवानी कहती है ये वो बिल्ली जिसे हम खाना खिलाते थे। निधि कहती है हाँ, इसीलिए उस बिल्ली ने कभी हम पर हमला नहीं किया। और इसी के साथ अमन कहता है क्या तुमने सच में कभी बिल्ली को ऑर्डर नहीं दिया कि उन पर अटैक करो जो तुम्हें पसंद नहीं करते। निधि कहती है नहीं, बिल्ली को खाना तो खाना था और वहाँ पर सिर्फ इंसान थे तो इंसानों को ही खा सकती थी, पर मैंने कभी बिल्ली को ऐसा नहीं कहा कि तुम किसी स्पेसिफिक इंसान को खाओ जो मुझे पसंद नहीं है। अमन कहता है वो सब तो ठीक है, पर जब हम वहाँ पर आए थे तो बिल्ली ने हम पर अटैक नहीं किया, ऐसा हो जैसे उसके पास अपना दिमाग था और वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। तभी निधि कहती है तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, मैंने बिल्ली को कहा था कि बाहर से अगर कोई भी आए तो उस पर अटैक मत करना। मतलब अभी तक अमन सोच रहा था कि वो निधि को बचाने के लिए जा रहा है, लेकिन निधि तो पहले से ही सेफ थी और वही बिल्ली को कह रही थी कि किसको खाना और किसको नहीं खाना। आगे न जाने क्या क्या होगा। वो अमीर लड़का अपने पापा से बात कर रहा है, क्या वो आर्मी को लेकर यहाँ पर आएंगे। अब उन्हें ये भी पता है कि अमन के पास कैसी पावर्स हैं। अमन उससे पूछता है कि तुमने इतने महीनों बाद अपनी बहन को कांटेक्ट क्यों किया, तुम पहले भी कर सकती थी। अमन कार को मोड़ता है और अंदर निधि स्माइल करते हुए कहती है मैं अपनी बहन को कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी, मेरा असली गोल था तुमसे बात करना। पर अमन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मुझ तक पहुंचना था, पर तुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। वो कहती है कि मैं बेस्ट हैकर हूं जिसे तुम अपनी जिंदगी में मिलोगे। ग्लोबल फ्रीज से पहले जब अमेज़न वेयरहाउस से चोरी हुई थी तो मैं बहुत ही क्यूरियस थी कि ये किसने किया होगा, तो मैंने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया और कुछ दिन बाद तुमने अपने घर में 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा लगवाए और मैं समझ गई थी कि वो चोरी तुमने ही की थी और उसके बाद से मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। ये सुनकर अमन थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये लड़की मुझे तब से फॉलो कर रही है जब से ग्लोबल फ्रीज शुरू भी नहीं हुआ था। अगर अनुष्का और डॉक्टर स्वानी से ना भी मिलता तब भी वो उसे ढूंढ लेती। तभी अमन को कार के मिरर में दिखता है कि वो बड़ी सी बिल्ली उनका पीछा कर रही थी और अमन सोचता है अगर वो इस बिल्ली को पालतू बना सके तो उसके बहुत काम आ सकती है। निधि और शिवानी कार की खिड़की से बिल्ली को बाय कहती हैं, पर वो फिर भी उनके पीछे आती रहती है। अब वो फाइनली अपने घर पहुंच चुके हैं। अंकल और हिमांशु भी वहां पर आ चुके हैं। अमन उन्हें कुछ खाना, पेट्रोल और काफी सारी चीजें देता है रिवॉर्ड के तौर पर और उन्हें कहता है अब तुम घर जा सकते हो। अब घर के अंदर आने के बाद दोनों लड़कियां बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्म था और इतने दिन ठंड में रहने के बाद अगर तुम भी ऐसी गर्म जगह पर आओगे तो बहुत खुशी होती है। अमन कहता है अगर तुम मेरी सारी बात मानोगी तो तुम्हें कभी ठंड और खाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी निधि कहती है क्या तुम्हें उन चीजों में मेरी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर अमन थोड़ा परेशान हो जाता है ये क्या पूछ लिया और शिवानी को कुछ समझ नहीं आता और उसे कहता है ज्यादा दिमाग मत चलाओ, तुम्हारा काम है सिर्फ ये देखना कि कोई इस घर को हैक ना करे और यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब मेरी जिम्मेदारी है और अभी तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है इस घर को हैक होने से बचाना। निधि बहुत ही क्यूट है लेकिन अमन के पास पहले से दो गर्लफ्रेंड्स हैं, अनुष्का और डॉक्टर सुहानी। निधि अपने मन में सोचती है क्या अमन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि मैं व्हील चेयर पर हूँ। जब तक वो कुछ और बात करते उसकी दोनों बहनें डॉक्टर सुहानी और अनुष्का वहाँ पर भागते हुए आती हैं। अनुष्का निधि से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ और वैसे मैं तुमसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अमन तक पहुंचना चाहती थी। और इसी बीच अमन इन दोनों को लड़ते हुए देखता है, एक लड़की जो देश में सबसे सुंदर है और एक लड़की जो देश में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। डॉक्टर सुहानी उसे कहती है कि तुम अमन को कैसे जानती हो। वो सारी बात एक्सप्लेन करती है और उसके बाद अपनी दोस्त को इंट्रोड्यूस करती है, ये शिवानी, ये मैकेनिकल इंजीनियर है और इसे हथियार बनाना बहुत अच्छे से आता है। अमन डॉक्टर सुहानी और अनुष्का को कहता है कि हम सबके लिए खाना बनाओ और इन दोनों को अपना अपना रूम दिखा दो और वो दोनों खाना देखकर बहुत खुश होती हैं क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें ढंग से खाना मिला है। अमन शिवानी को कहता है कि क्या तुम घर के काम में मेरी हेल्प कर सकती हो। वो कुछ और ही सोचने लगती है पर अमन कहता है क्या तुम मेरे लिए हथियार बना सकती हो और वो कहती है अगर मेरे पास सारा सामान हो तो मैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे वेपन बना सकती हूँ। अमन उसे कहता है मेरे साथ चलो और वो एक रूम में जाकर बहुत सारे इक्विपमेंट निकालता है जिससे हथियार बनते हैं। शिवानी ये देखकर इंप्रेस हो जाती है और कहती है ये एक एक मशीन लाखों करोड़ों की होगी। अमन कहता है अगर तुम्हें और मशीनों की जरूरत है तो उन्हें लेकर आ सकता है, अब बस मटेरियल बचा है। अमन उसे कहता है तुम इन मशीन को सेटअप करने में अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर वो कहती है कि मैं ये सारा काम खुद कर सकती हूँ। अमन उसे पूछता है कि तुम कैसे वेपन बना सकती हो और तभी अपनी स्टोरेज से उसकी टीचर की तलवार निकालता है। वो उस तलवार की तारीफ करती है और कहती है ये सच में बहुत कमाल की है, पर वो इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकती क्योंकि एक बहुत ही एंशिएंट वेपन है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये डायमंड को भी काट सकती है। और कहती है ये उनकी टीचर को एक गिफ्ट के तौर पर मिला था जब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान की बॉडीगार्ड थी और टीचर इस तलवार को अपनी जान से भी ज्यादा बचा कर रखती थी। अमन ये देखकर खुश होता है और बात के लिए प्लान्स बनाता है। उसके बाद वो दोबारा से डिनर टेबल पर आ जाते हैं। उसके बाद वो टीवी देखते हैं और फाइनली न्यूज पर बताते हैं कि इस ग्लोबल फ्रीज का कोई अंत नहीं है और गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये कब खत्म होगी और कैसे इसे रोका जा सकता है। और अब तक 90% पॉपुलेशन इस दुनिया की जम चुकी है और बताता है कि बहुत सी जगह पर अब गवर्नमेंट के लॉज नहीं है, अब जो वहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है अब वो नए लॉज बनाएगा, वो नए
एक पावर बनाएगा। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जो ज्यादा पावरफुल है वो जिंदा रहेगा और जो वीक है वो मर जाएगा। और ये सब सुनकर डॉक्टर सुहानी और अनुष्का अमन को हक कर लेती हैं। और इसी बीच निधि को बड़ी जेलसी होती है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं है। अनुष्का कहती है क्या इससे हमें कोई खतरा हो सकता है। अमन कहता है हाँ, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और भी जो लोग पावरफुल हैं वो ट्राई करेंगे कि हमसे खाना ले लें और हम पर अटैक भी कर सकते हैं। निधि इन सारी बातों से एग्री करती है और कहती है अब खाने और पावर के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी और ये जगह बहुत से लोगों के टारगेट पर हो सकती है। इसी के साथ अमन निधि को सुपर कंप्यूटर के पास लेकर जाता है जहाँ पर सारे सिक्योरिटी सिस्टम है और इंटरनेट है और 2 मिनट के अंदर ही वो सिस्टम को समझने लग जाती है और बहुत जल्दी टाइप करने लगती है। जब वो काम को खत्म करती है अमन उससे पूछता है तुम्हें क्या पता चला। वो कहती है कि 10 साल पहले ये सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा था पर अभी थोड़ा आउटडेटेड है। ये आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है पर फिर भी कुछ हैकर्स इसे हैक कर सकते हैं और सिर्फ पिछले हफ्ते में ही काफी सारे अटेम्प्ट हुए इस सिस्टम को हैक करने में और अगर एक और महीना लगता तो वो सारे सिक्योरिटी कैमरास और सारी सिक्योरिटी पर कब्जा कर लेते। ये सुनकर अमन सोचता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, अपनी जान को खतरे में डालना और वहां पर जाकर इसे बचाकर लेकर आना। उसके बाद अमन पूछता है क्या तुम इस सारे वायरस को हटा सकती हो। वो कहती है ये कुछ मिनटों का काम है। उसके बाद वो अपने काम पर लगती है और वो कहती है कि मैंने सारे वायरसेस हटा दिए हैं। अमन ये सुनकर बहुत खुश होता है और सर पर हाथ रखकर कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और तुम बहुत ही ज्यादा मेरे काम आओगी। अब निधि कहती है कि अब हमारी बारी है उन्हें हैक करने की, अब शिकारी बनेगा शिकार। अमन ये सुनकर कहता है क्या इसमें कोई खतरा नहीं है, अगर हमने ट्रेस वहां पर छोड़ दिए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उन्हें हैक कर रहे थे। वो कहती है अगर कोई बिगिनर हैकर होता तो ऐसी गलती कर सकता है पर मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। और ये सुनकर अमन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहां पर डॉक्टर सुहानी आती है और चिल्लाकर कहती है कि हमारे घर के सामने एक मॉन्स्टर है। अमन को पता था ये कौन से मॉन्स्टर की बात कर रही है और इसी के साथ वो निधि से पूछती है तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। निधि कहती है कि वो बिल्ली मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और वो यहाँ पर शायद इसीलिए आई है क्योंकि उसे मेरी चिंता है, वो देखना चाहती है कि मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। अमन कहता है कि अब हमारी बारी है इस बिल्ली को पालतू बनाने की। वो सबको शांत होने के लिए कहता है और निधि को खिड़की के पास लेकर जाता है। बिल्ली ये देखकर बिल्कुल शांत थी और इसके बाद वो घर से बाहर जाते हैं ताकि वो बिल्ली को खुद खाना खिला सके। पर जैसे ही अमन ज्यादा पास जाता है बिल्ली गुस्सा हो जाती है। अमन अपने डायमेंशन से ढेर सारा बिल्ली का खाना निकालता है और उसे देने की कोशिश करता है पर बिल्ली को पसंद नहीं आता और निधि उसे बताती है कि ये एक आवारा बिल्ली थी और आवारा बिल्ली सबसे ज्यादा शक करती है। इसी के साथ अमन उस खाने को साइड में रखता है और कहता है तुम ये सारा खाना खा सकती हो, बस तुम उस पास वाले गांव पर अटैक मत करना। बिल्ली बहुत ही समझदार थी और वो इस बात से एग्री करती है। ये डील करने के बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं और तभी डॉक्टर सुहानी कहती है देखो क्या कमाल हुआ है, वो बिल्ली दोबारा से छोटी हो गई। इस बिल्ली को म्यूटेशन से पावर मिली थी, ये जब चाहे बड़ी हो सकती है जब चाहे छोटी हो सकती है। और तभी उन्हें समझ में आता है कि इतनी बड़ी बिल्ली इतने दिनों तक सर्वाइव कैसे कर रही थी बस 1-2 इंसानों को खाकर। और उन्हें पता कैसे नहीं चलता था कि इतनी बड़ी बिल्ली एकदम से उनके पास आ जाती थी और एकदम से गायब हो जाती थी। टीचर को पता भी नहीं चलता था ये कहाँ गई। अमन देखता है उस बिल्ली को फाइट के बाद चोट लगी हुई थी पर बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन सोचता है बाद में मैं इसे दवाई लगाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसे पालतू बना सकूं और इसका यकीन जीत सकूं। उसके बाद वो अपने बेड में चले जाते हैं और निधि और शिवानी डिस्कस करते हैं कि आज सुबह तक हम एक ठंडी जगह पर थे जहाँ पर गर्म रहने के लिए ना कुछ था ना खाने के लिए कुछ था और आज हम ऐसी जगह पर जहाँ पर हीटर्स हैं, अच्छा खाना है, ये बिल्कुल सपने की तरह है। निधि कहती है ये सब अमन की वजह से, अमन बहुत ही स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग है और दुनिया में अगर कोई सबसे सेफ प्लेस है हमारे लिए तो ये घर है। उसके बाद शिवानी कहती है कि हमें बहुत सारे वेपन की जरूरत है, हमें यहाँ की सिक्योरिटी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है और वो बात करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह शिवानी अमन को अपने सारे प्लान्स बताती है और वो कहती है मैं इनमें से सब कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और इस घर में सब लोग बहुत खुश हैं, ये गर्म है, खाने के लिए सब कुछ है। पर दूसरी तरफ कॉलेज में जो सारे बच गए थे वो अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे पर एक लड़का जो बहुत ही अमीर था वो अपने पापा को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमें बचा लो। उन पर बिल्ली ने तो अटैक नहीं किया क्योंकि वो बिल्ली अमन के पास आ गई थी पर वो फिर भूखे थे और उन्हें ठंड लग रही थी। कुछ घंटों बाद वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि एक लकड़ी की काट पर आए थे जिन्हें कुछ भेड़िया खींच रहे थे। टीचर उन्हें पहचानती है कि आर्मी से हैं और इनके पास बहुत अच्छे सूट्स हैं जो ठंड से बचाने में काम आते हैं। वो लड़का पूछता है क्या तुम मेरे पापा के कहने पर यहाँ पर आए हो। वो सारे आर्मी ऑफिसर आपस में बात करते हैं और फाइनली एक आदमी अपना हेलमेट निकालता है। वो उस लड़के के पापा थे और वो ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पापा बहुत ही ज्यादा मोटे थे और अब वो बहुत पतले हो चुके हैं। और वो अपने पापा से कंप्लेन करता है कि आपको इतना टाइम क्यों लग गया यहाँ पर आने में, इससे पहले वो कुछ बता पाते या कुछ और पूछ पाते। दूसरा आर्मी ऑफिसर कहता है कि यहाँ की सप्लाईज कहाँ पर है, इस स्कूल में खुद का मार्केट सिस्टम था तो यहाँ पर बहुत सारा खाना होना चाहिए, वो कहाँ पर है। टीचर को ये बात बहुत अजीब लगती है कि वो हमें बचाने आए हैं, हमें पूछने के बजाय कि हम कैसे हैं वो पहले पूछ रहे हैं कि खाना कहाँ पर है। और वो लड़का उन्हें बताता है कि वो सारा खाना इस मार्केट प्लेस में है और वो यहाँ पर है। पर वो बताता है कि वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर घूम रहा है। वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं पर तुम्हें पहले हमारे साथ जाना होगा उस मार्केट का रास्ता दिखाने के लिए। और वो लड़का बिना कुछ सोचे कहता है टीचर को वहाँ का रास्ता पता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती है। टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उनके साथ जाते हैं और उन्हें बताती है कि सारा खाना कहाँ रखा है। वो वहाँ पर जाते हैं और कुछ देर बाद चिल्लाते हैं कि तुम सब यहाँ पर आओ और खाना लेकर जाने में हेल्प करो। सब उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वो सब बड़ी मेहनत से सारे खाने को उनकी कार्ट में रखते हैं और वो अमीर लड़का कहता है चिंता मत करो मेरे पापा ने हम सबको बचाया है। पर सारा खाना स्टोर होने के बाद आर्मी वहाँ से चली जाती है और वो सब शॉक हो जाते हैं कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे और तुम सारा खाना कहाँ लेकर जा रहे हो। और वो पूछते हैं कि हम बेस तक कैसे जाएंगे और आर्मी ऑफिसर कहता है पैदल। स्टूडेंट्स कहता है क्या तुम पागल हो, वो 10 किलोमीटर दूर है, हम बर्फ में चलकर कैसे जाएंगे और हमारे लिए कोई कार या ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं है। आर्मी ऑफिसर उसे गुस्से से देखता है, अगर कोई भी सवाल करेगा तो उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो हमें फॉलो करो और हम चलकर वहाँ तक जाएंगे, अगर तुम्हें नहीं आना तुम यहीं रह सकते हो। टीचर के पास एक बैग था जिसमें चॉकलेट थी, वो सबको थोड़ी थोड़ी चॉकलेट देती हैं जो पहले से थक चुके थे। और उसके बाद वो 10 किलोमीटर तक बर्फ में चलते हैं और फाइनली वो बेस पर पहुंचते हैं और तब तक रात हो चुकी थी। वो सब भागते हुए बेस के अंदर जाते हैं। वो बेस बहुत ही बड़ा था और टेक्नोलॉजिकल था पर वहाँ पर कोई नहीं था। टीचर सबको शांत करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जिन्होंने मेडिकल गियर पहना हुआ था और वो उन पर गैस स्प्रे करते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही लालची और बड़ी औरत आती है जो उन्हें कहती है कोऑपरेट करने के लिए, ये सिर्फ डिसइंफेक्टेंट है ताकि वो श्योर रहे कि यहाँ पर किसी को कोई बीमारी ना हो और वो बीमारी यहाँ पर फैल ना जाए। उसके बाद उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फीकल टेस्ट, ये देखने के लिए क्या उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब टेस्ट होने के बाद वो वेट कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ खाना दिया जाता है जो कि एक सफेद चिपचिपी सी चीज थी। इस चीज को याद रखना, तुम्हें बाद में पता चलेगा ये क्या है। सब लोग उसे खाने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर वो औरत दोबारा से आती है और उसके साथ एक आर्मी ऑफिसर होता है। वो उससे पूछती है तुम्हारा बेटा कौन सा है। वो उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है। वो औरत अपनी टीम को कहती है इन सबको अपनी अपनी जगह पर लेकर जाओ, पर उस लड़की को कहती है तुम यहीं पर रुक जाओ। और वो जाते जाते अपने दोस्तों को कहता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वो
बहुत खुश हो रहा होता है, पर उसके पापा बड़े परेशान थे और उसे काम में कहते हैं कि सारी बातों को मानना और ऑर्डर्स को फॉलो करना। वो औरत उस लड़के को अपने साथ लेकर जाती है और उसके दोस्त पीछे से देख रहे होते हैं कि ये बिल्कुल अनफेयर है, उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा, पर उन्हें क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो औरत उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसे नहाने के लिए कहती है। वो 3 महीनों से नहीं नहाया था, तो बिना कुछ सोचे समझे वहां पर चला जाता है और नहा लेता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो सिर्फ टॉवल में था और वो कुछ बहुत ही अजीब देखता है। वो औरत उसे कहती है कि उसे उसके साथ एक्सरसाइज करनी होगी। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। जब तक वो एक्सरसाइज कर रहे थे, दूसरी तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दी जाती है और कहती है मुझे फॉलो करो, अब मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगी जहां पर तुम्हें काम करना है। वो रूम खुलता है और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी साइकिल्स थी जिन्हें लोग पूरे दिन चला रहे थे और इन साइकिल की मदद से यहाँ पर बिजली बनती है जिससे पूरी बिल्डिंग चलती है। वो कहती है तुम्हें पूरे दिन यहाँ पर काम करना होगा, दिन रात काम करना होगा ताकि तुम्हें गर्म रहने के लिए जगह मिले और खाने के लिए खाना। ये सब देखकर सारे स्टूडेंट्स रोने लगते हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट है, हमने इतनी पढ़ाई की, हम इतने स्मार्ट है और हमें ये करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी गुलामी होती जा रही है, हम गुलामी की जिंदगी जिएंगे। न्यूज में बता चुके हैं कि इस ग्लोबल फ्रीज का कोई अंत नहीं है, पर स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उन्हें दिन रात साइकिल चलानी पड़ेगी ताकि वो बिजली जनरेट कर सके। और ये सब सुनकर वो रोने लग जाते हैं और अपने टीचर को कहते हैं कि प्लीज कुछ करिए, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमने इतनी मेहनत की, हम इतने अमीर थे, तो हमें ये काम क्यों करना होगा। उनकी टीचर उन्हें कहती है कि अभी के लिए ठीक है, हमें गर्म रहने के लिए जगह मिली है और खाने को खाना, पर वो कहते हैं हम ऐसे काम नहीं कर सकते, अमीरों को काम करना नहीं पड़ता। पर वो टीचर कहती है कि आम जिंदगी में लोग ऐसे ही काम करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। और दूसरे रूम में जहाँ वो अमीर लड़का उस औरत के साथ डांस कर रहा था, अब वो थक चुका है। वो दरवाजे पर जाती है और वहाँ पर उसका बाप मिलता है। वो उसे कहती है तुम्हारे बेटे ने बहुत मेहनत की और होपफुली आगे ही बहुत मेहनत करेगा। वो उससे पूछते हैं क्या उसने अच्छा काम किया। वो कहती है हाँ उसने बहुत मेहनत की, वो सच में तुम्हारा ही बेटा है। और अब उसे पता चला कि उसके पापा का भी यही काम था, इसीलिए वो इतने मोटे से पतले हो गए थे। उस औरत के जाने के बाद वो अपने पापा से पूछता है कि हमें ये क्यों करना पड़ रहा है, आपका बिजनेस था, वो सब कहा गया, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमीर इंसान थे। वो कहते हैं कि ग्लोबल फ्रीज के बाद सब कुछ चेंज हो गया, जिनके पास पावर्स थी वो ज्यादा पावरफुल बन गए और बाकी सब यूजलेस हो गए। तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें यही करना होगा। पूरा दिन काम करने के बाद उनके पैर थक चुके थे और अपने टीचर को दोबारा से वही कंप्लेन करते हैं क्या हमें सारा दिन ऐसे ही काम करना पड़ेगा, क्या हमें हर रोज काम करना पड़ेगा। और उनकी टीचर कहती है हाँ, और अपने टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कोई प्लान बनाइए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए। और जब तक ये डिस्कशन कर रहे थे तभी वहाँ पर वो अमीर बच्चा नील आता है और बाकी सब स्टूडेंट उसे कहते हैं तुम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो, तुम कह रहे थे ऐसा, क्या तुम हमारी सिचुएशन चेंज कर सकते हो। और वो बड़ा उदास होकर कहता है यहाँ पर चीजें वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था और अब हम सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हैं। टीचर उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली है। तब वो बताता है कि ये बेस कैसे काम करता है। ये बेस 4 लेवल्स में डिवाइड है। ये बेस संदीप चलाता है जो कि म्यूटेंट्स की मदद से जिनके पास पावर थी यहाँ का लीडर बन गया है। वो और जो उसके आसपास के क्लोज हैं वो लेयर नंबर 1 में रहते हैं और एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जीते हैं। लेयर 2 में टेक्नीशियन और साइंटिस्ट रहते हैं जिनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। लेयर 3 में रहते हैं जिनके पास पावर्स हैं और वो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते हैं। और लेयर नंबर 4 दुनिया की सबसे बेकार जगह जहाँ पर हमें रखा गया है। हमें दिन रात काम करना है ताकि वो सब अच्छी जिंदगी जी सके, हमें घटिया खाना खाने को मिलेगा ताकि वो बहुत अच्छा खाना खा सके। नील बहुत डरा हुआ था और वो कहता है कि मेरा बगावत करने का कोई प्लान नहीं है। 3rd लेवल पर रहने वाले म्यूटेंट्स बहुत पावरफुल है, अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। ये सब सुनने के बाद टीचर को रियलाइज होता है कि अब उसकी टीचर की पोजीशन किसी काम की नहीं है, ना ही उसके पास कोई वैसी पावर है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस फाइटर है और वो म्यूटेंट है, तो इससे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक लड़का नील का गला पकड़ता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने अपने पापा को फोन किया था और तुमने कहा था हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। पर वो कहता है कि क्या तुम वहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करते जहाँ बिल्ली हर रोज अटैक करती, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तुम ठंड में मर रहे होते। इसके बाद उसका गला छोड़ देता है। पर वो पूछता है क्या हमारी लाइफ किसी तरीके से बेटर हो सकती है। और वो कहता है सिर्फ टीचर ही हमारी मदद कर सकती है। इसके बाद उसके स्टूडेंट्स फिर से रोने लग जाते हैं कि हम इतने अमीर थे, हम ये काम नहीं कर सकते। और टीचर पूरे दिन काम करने के बाद थक चुकी थी और वो सो जाती है। अगले दिन सब उठते हैं और काम के लिए जाने लगते हैं। और वहाँ की लोकल लीडर आती है और माइक्रोफोन में चिल्लाकर कहती है हमारे हीरो को थैंक यू कहने का दिन है। टाइम टाइम पर यहाँ पर ऐसा होता है कि सब माइक्रोफोन में चिल्लाते हैं और अपने लीडर की तारीफ करते हैं। और वहाँ पर सिर्फ टीचर को पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जिंदगी भर यहीं पर काम करते रहे और कोई कंप्लेन ना करे, ना ही कोई रिवोल्ट करे। तभी वो लोकल लीडर कहती है कि आओ सब बारी बारी से सुप्रीम लीडर की तारीफ करो कि उसने इस बेस पर कब्जा किया और हमें एक अच्छी लाइफ दी। अच्छी लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसे गंदा खाना दो और पूरे दिन साइकिल चलाने के लिए कहो, गुलामी कहते हैं इसे। सब बारी बारी से माइक्रोफोन में बोलते हैं कि वो सुप्रीम लीडर को थैंक यू करना चाहते हैं। उसके बाद उन्हें खाना खिलाने के लिए लेकर जाया जाता है और टीचर देखती है कि स्टूडेंट्स पहले से ही सबके साथ घुलना मिलना चालू हो गए हैं। तभी वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आती है और टीचर का नाम चिल्लाती है और कहती है अगर वो यहाँ पर है तो जल्दी बाहर है। वो वहाँ पर जाती है, उससे हाथ मिलाती है और उसके सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टीचर का कोई प्लान है। पर वो ऑफिसर सबको घूरती है और सब दोबारा से खाना खाने लग जाते हैं। उन्हें पता है कि वो गुस्से में है, लेकिन वो ऑफिसर टीचर के साथ बहुत प्यार से बात करती है और जब बिल्डिंग से लेकर जाती है सुप्रीम लीडर के ऑफिस में, वो वहाँ पर जाकर सुप्रीम लीडर से मिलती है और उसे बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो अपने सारे प्लान बताते हैं कि बेस के लिए उनके प्लान क्या है। सुप्रीम लीडर इतने प्यार से बात कर रहा था तो टीचर सारी बात सुनती है और उसके बाद वो कहता है कि मेरी सेक्रेटरी आपको आपके नए घर पर लेकर जाएगी। अब से आप आर्मी में हैं क्योंकि आपके पास पावर्स और आप एक म्यूटेंट हैं। दूसरी तरफ जहाँ अमन का घर बहुत ही कमाल का था, वो बार बार ट्राई करता है कि वो बिल्ली को अपना दोस्त बना सके, उसे पालतू बना सके, उसे अच्छा खाना देता है। और फाइनली बिल्ली अपनी दोस्त निधि को वहाँ पर देखती है, वो बहुत खुश है और अगर वो अमन पर ट्रस्ट करती है तो वो भी उस पर यकीन कर लेती है। वो फाइनली घर के अंदर आती है। अमन को लगा था कि वो उसकी सारी बात मानेगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। वो अंदर जाते ही अपना इलाका मार्क करती है और $1000 के सोफे को फाड़ने लगती है और यहाँ से वहाँ कूदने लगती है। और डॉक्टर स्वानी ये देखकर कहती है शुक्र है भगवान का कि ये कोई लड़की नहीं है, अगर ये लड़की होती तो अमन सबसे ज्यादा प्यार इसी से करता। फिर बिल्ली एक जगह पर सो जाती है और अमन उसे बार बार सहलाने की कोशिश करता है पर वो गुस्सा हो जाती है। पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद बिल्ली बिल्कुल शांत हो जाती है और अमन उसे सहलाता है। फाइनली अमन ने उसका यकीन जीत लिया है। अमन ये सब करके थक जाता है और उसे पालतू बनाने के बाद हर रोज अनुष्का उसी के साथ नहाती है। डॉक्टर सुहानी उसका ध्यान रखती है, उसके बाल कॉम करती है और वो हर रात निधि के साथ ही सोती थी और शिवानी के साथ। निधि भी घर के सिक्योरिटी सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही थी और उसे मास्टर कर रही थी। वो धीरे धीरे सारे वायरसेस को हटा देती है और पता लगाती है कि वो सब अटैक्स कहाँ से हुए थे। और अब निधि ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है और उन्हें पता भी नहीं था कि निधि उन्हें हैक कर चुकी है। ये सब अटैक उसी आर्मी बेस से थे जहाँ पर उसकी टीचर थी। वो कहती है हमें जल्दी से इसे ढूंढना होगा और इस पर अटैक करना होगा।
अमन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है जब सही टाइम आएगा मैं अपने सारे दुश्मनों को मार दूंगा। उसके बाद वो शिवानी के पास जाता है वेपन्स की तैयारी को चेक करने के लिए और वो उसे बताती है कि उसने अमन की गन के लिए साइलेंसर बनाया है। उसकी गन बहुत ही कमाल की है लेकिन वो बहुत शोर करती है। इस साइलेंसर की मदद से तुम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा गोली कहाँ से आई। अमन ये सुनकर खुश होता है पर वो कहते हैं ये तो बहुत छोटा सा काम था। अमन उसके साइड में बैठता है, उसे कंधे पर हाथ रखता है, उसे कहता है क्या तुम बॉम्ब और एक्सप्लोसिव भी बना सकती हो। वो थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि बॉम्ब और एक्सप्लोसिव बनाना तो बहुत छोटी बात है। लेकिन वो अमन को कहती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये काम लोग वर्ल्ड वॉर 1 से करते आ रहे हैं। अगर मेरे पास सारा सामान हो तो मैं ये बहुत जल्दी बना सकती हूँ। पर अमन को लगता है कि ये बनाना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वो कहती है मैं ये आंखों पर पट्टी बांध कर बना सकती हूँ। इसके बाद अमन उसे बताता है कि एक आर्म ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है हम पर अटैक करे और उनके पास बहुत सारे म्यूटेंट पावर्स वाले लोग हैं। ये सुनकर वो कहती है क्या हम खतरे में हैं। फिर अमन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमन उसे कहता है कि तुम मेरी बहन की तरह हो और मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम जो भी मुझे बनाने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ बनाऊंगा। अमन उसे रूम में वहीं छोड़कर चला जाता है ताकि वो काम कर सके और जाते जाते अमन सोचता है कि उसका मेथड थोड़ा सा गलत है। वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो उसे पूरी तरह से ट्रस्ट करे और वो सब कुछ बनाए जो अमन कहता है बिना किसी सवाल के, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी वेपन्स की जरूरत है ताकि वो आर्मी के खिलाफ उसे यूज कर सके। इसके बाद अमन हिमांशु और अंकल को वार्न करता है कि आर्मी हर जगह जा रही है और जो जिसके पास भी म्यूटेंट पावर्स हैं उसे अपने साथ शामिल कर रही है, तो ध्यान से रहना और किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास पावर्स है। वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद अमन सोचता है कि हिमांशु ज्यादा रिस्क पर है क्योंकि उसका गांव अमन के घर और आर्मी बेस के बिल्कुल बीच में है। इसके बाद अमन हिमांशु को पर्सनल मैसेज करता है कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा हो तो जल्दी से मेरे घर पर आ जाना। हिमांशु हाँ कहता है और हिमांशु को अपने घर पर बुलाने का रीजन ये है कि ऐसा इंसान जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स हो उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता और अगर वो दुश्मन के साथ चला जाएगा तो अमन का ही नुकसान है। हिमांशु सोचता है कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी आर्मी हमारे गांव को नुकसान क्यों पहुंचाएगी, हम सिर्फ एक फार्मिंग विलेज है और हमें किसी को इंटरेस्ट क्यों ही होगा। दूसरी तरफ वेस्ट आर्मी बेस से 2 सोल्जर निकल चुके हैं अमन का पता लगाने के लिए। वो लड़का उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें लगता है ये बर्फ कभी खत्म होगी। वो लड़की कहती है खत्म होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, पर ये भगवान का गुस्सा है जो सारी इंसानियत को खत्म कर देगा। वो एक स्लेज पर बैठते हैं जिन्हें भेड़िए खींच रहे थे और वो निकल जाते हैं अमन के घर की तरफ। पर अमन का घर एक नदी पार करके है, वो नदी अभी जमी हुई है पर वो अभी वहां पर नहीं जाएंगे, वो एक सेफ रास्ता ढूंढेंगे उसके बाद वहां पर जाएंगे। उसके बाद पहुंच जाते हैं हिमांशु के गांव में और वहां जाने के बाद वो हैरान हो जाते हैं। छोटे छोटे घरों के पीछे एक बर्फ का महल है और इतना कमाल का है वो। उन्हें वहां देखकर डमडम गांव के लोग बाहर आ जाते हैं, उनके पास गन है, हथियार हैं, कुत्ते हैं और वो ये देखकर बड़ी हैरान हो जाती है कि वो इतनी अच्छी से इस बर्फ से लड़ रहे हैं। वो लड़की उन्हें बताती है हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। जब गांव का लीडर कंफर्म कर लेता है जो वो कह रही है वो सही है या नहीं, वो उन्हें अपने गांव में इनवाइट करता है और सारी जरूरी जगह पर दिखाता है कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है। पर एक गांव वाला कहता है हम सबको पता है कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं और वो बुढ़ा कहता है कि अभी हमारा खाना जरूरी नहीं है, अभी गवर्नमेंट के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। वो उन्हें अंदर खाना खिलाने के लिए लेके जाता है और कहता है गवर्नमेंट के साथ अलायंस बनाने के लिए खाना बहुत छोटी सी कीमत है। वो लड़की कहती है मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आपके पास इतना सारा खाना है और आप ग्लोबल फ्रीज के लिए इतने अच्छे से तैयार थे। वो बुढ़ा अपनी तारीफ करता है, कहता है ये सब मेरी वजह से है, मैं इस गांव का लीडर हूँ और यहाँ के फार्म और बाकी सारी चीजों के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और वो दोनों कहते हैं हाँ तुम सच में बहुत ही कमाल के हो। और उसके साथ में जो गांव वाला बैठा है वो उसे देखकर कहता है कितना बड़ा झूठा है, ये अभी लीडर बना और ये सारा काम पुराने लीडर ने किया था। वो लड़की चालाकी से धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है कि कैसे वो इतना सारा खाना बना सकते हैं और उसे बताता है कि स्नो स्टॉर्म से पहले हमारा गांव एग्रीकल्चर का विलेज था, शहर की 30% सब्जियां हम ही उगाते थे और बर्फ के बाद भी हमने अपनी फसल को जिंदा रखा जिसकी वजह से हम इतना सारा खाना जमा कर सकते हैं। और जैसे ही वो ये बोलना खत्म करता है उसे रियलाइज होता है कि इन्हें सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। उसके बाद वो अपनी बातें बदल लेता है और कहता है इन्हें उगाना इतना भी आसान नहीं है, जब से बर्फ गिरने लगी है तब से इन्हें उगाना बहुत ही मुश्किल है। और कहता है यहाँ पर खाना इतना सारा इसलिए दिया गया है क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हो और गवर्नमेंट के साथ रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमने आपके सामने इतना सारा खाना रखा है। उसके बाद टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है ये बर्फ का किला देखो, ये मैंने ही बनवाया था, गवर्नमेंट को इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वो और खाना मंगवाता है और कहता है आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। और ये देखने के बाद उस लड़की की बिल्कुल पक्का हो जाता है कि ये बुढ़ा उससे छुपा रहा है और ये आर्मी बेस के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। वो बुढ़ा उन दोनों से पूछता है क्या गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है इस बर्फ को रोकने के लिए, और वो कहती है मैं जो बताने जा रही हूँ वो एक सीक्रेट है पर मैं इतने अच्छे मूड में हूँ कि मैं तुम्हें बता देती हूँ। गवर्नमेंट ने एक पूरा प्लान बनाया कि वो कैसे सब कुछ वापस से ठीक करेगी, झूठी नहीं की। ये सब सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो पूछती है क्या यहाँ गाँव में किसी को अजीब सी चीजें हुई हैं। इस बार वो बुढ़ा समझ जाता है और वो कहता है नहीं। वो कहती है गवर्नमेंट ऐसे लोग ढूंढ रही है जिनके पास पावर्स हैं और जिन लोगों को इन म्यूटेंट्स के बारे में पता है उनको गवर्नमेंट से बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। पर वो बड़े सोच समझ कर जवाब देता है कि नहीं और मन ही मन सोचता है कि बिना किसी कंफर्मेशन के कि मुझे क्या मिलेगा मैं इन्हें नहीं बता सकता कि हिमांशु हमारे साथ ही है और उसके पास पावर्स हैं। और कहता है मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। और लड़की अपने एक्सप्रेशन चेंज करती है और कहती है मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो और गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन छुपाना एक क्राइम है। इसी के साथ वो बुढ़ा डर जाता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया पर नदी पार करके एक लड़का रहता है अमन, उसके पास पावर्स है और वो बहुत ही घटिया है। ये नाम सुनकर वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इसी को ढूंढने के लिए वो अपने माउंटेन बेस से निकले थे। और वो बताता है कि हम उसके पास बस कुछ खाना लेने गए थे और उसने हमारे आधे गांव को मार दिया और उसके आसपास खड़े लोग जो जिंदा बच गए थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं कि हम तो सिर्फ कुछ खाना लेने गए थे। ये सब देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे वो ढूंढने के लिए निकले थे। उसके बाद वो कहती है मुझे बताओ वो कैसा दिखता है और उसकी क्या पावर्स हैं। और वो कहता है कि किसी को नहीं पता कि उसका फेस कैसा है और उसकी पावर्स कैसी है। जिसने भी उसका फेस देखा वो मर गया, जिसने भी उसकी पावर्स देखी वो मर गया। उसे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। वो जाने लगते हैं और जाते वक्त उस बुड्ढे को कहती है कि अगर तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन पता चले तो हमें जरूर बताना। और जैसे ही वो गांव से दूर जाती है वो आर्मी बेस में कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पर एक गांव है जिनके पास बहुत सारा खाना है और वो हमारे बहुत काम आ सकते हैं। और दूसरा लड़का उससे पूछता है कि तुमने गांव में इतना सारा झूठ क्यों बोला। वो कहती है अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और वो हमें गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करते और हमें इतना सारा खाना खाने को भी मिला। वो कहता है जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है तो बहुत गुस्सा होंगे। उसके बाद वो अमन के मेंशन को देखते हैं और सोचते हैं इतने बड़े घर को गर्म रखने के लिए और खाना मेंटेन करने के लिए वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। और जैसे हमें लास्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अमेज़न वेयर हाउस में उसी ने चोरी की थी। उसके बाद वो अपने आप को तैयार करते हैं। वो लड़की उसके कंधे पर बैठती है और वो जैसे ही जंप करता है वो सीधा अमन के घर पर पहुंच जाता है। कोई कितनी भी मजबूत दीवार वो लड़की किसी भी चीज के आर पार जा सकती है। और वो लड़का कहता है क्या वहाँ अंदर जाना खतरनाक नहीं होगा, हमें बैकअप के लिए वेट करना
चाहिए, पर वो कहती है मुझे वेट नहीं करना, मैं पहले देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। और वैसे भी वो बस एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास पावर्स है। मेरी पावर सबसे कमाल की है, मुझे वाला कोई कैसे ही मार सकता है। वो अंदर जाती है और देखती है कि यहाँ पर सारी लाइट्स जली हुई हैं, कमरा गर्म है, और वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है उसे एक बड़ी बुरी फीलिंग आती है, जैसे कोई बहुत ही बुरा इंसान उस दरवाजे के पार था। वो सोचती है कि ये घर वहाँ के फर्स्ट फ्लोर से भी ज्यादा अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक इंसान आर्मी से ज्यादा खतरनाक है? वो वापस जाने लगती है बैकअप के लिए, पर वहाँ पर एक नाइफ छोड़ जाती है उसे ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है और वो सेफ नहीं है। वो जैसे ही बाहर आती है अपने पार्टनर को बोलती है कि ये बड़ा अजीब सा घर था, मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई बहुत ही बुरा इंसान वहाँ पर हो, और वो हर चीज के लिए तैयार है और हम इतनी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। जितने अच्छे से उसने इस घर को मेंटेन किया है शायद आर्मी भी ना कर पाई। और मेरी पावर्स लड़ाई के लिए अच्छी नहीं है, अगर मैं उससे आप लड़ाई करूंगी तो मैं पक्का मारी जाऊंगी। उसके कंधे पर बैठती है और जाने की तैयारी करती है। और दूसरी तरफ अमन के रूम में बिल्ली शोर मचाने लगती है और अमन की आंख खुल जाती है। अमन अपनी गन उठाता है और फोन चेक करता है, पर सिक्योरिटी सिस्टम में कोई अलर्ट नहीं था, पर बिल्ली बार बार बाहर जाने की जिद करती है और वो दरवाजा खोल देता है। बिल्ली डायरेक्ट चाकू के पास जाती है। वो चाकू वो देखता है और सोचता है कोई यहाँ पर आया था। वो जल्दी से कैमरा चेक करता है और उसे पता चलता है कोई पावर्स वाला इंसान यहाँ पर आया था। वो बहुत गुस्से में होता है कि कोई ऐसा इंसान यहाँ पर आ सकता है। वो बिल्ली को कहता है कि अब हम उन्हें मार देंगे, ऐसी पावर्स वाला इंसान जिंदा नहीं रहना चाहिए। तभी वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और बिल्ली को कहता है बाहर चलो, हम उन्हें रोकने वाले हैं। वो अपनी कैमरा में चेक करता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि वो अभी 2 मिनट पहले यहीं पर थे। वो दोनों सोल्जर अपनी स्नो कार्ट पर जाने ही वाले थे और जाते वक्त वो लड़की अपने दोस्त को बताती है कि एक सीक्रेट है जो हम जाकर बेस पर बताएंगे ताकि हमें इनाम मिले। अमन अमेज़न वेयर हाउस की चोरी के लिए सस्पेक्ट था, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और मुझे लगता है उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो एक दूसरे डायमेंशन में जा सकता है और सामान स्टोर कर सकता है, जिसका मतलब उसके पास बहुत सारा खाना होगा और ये इन्फॉर्मेशन बताने के बाद हमें बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगा। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, पर उनकी खुशी पर रोक लग जाती है जैसे ही उसके सर में से गोली जाती है। उसका पार्टनर अपनी गन दूसरी तरफ करता है जहां से गोली आई थी, पर अब वो वहां पर नहीं था। एक और गोली चलती है पर अमन मिस कर देता है और अब वो अपने पार्टनर की बॉडी लेकर वहां से चला जाता है। अमन बिल्ली को कहता है हमें किसी भी कीमत में इन दोनों को मारना होगा और कहता है उस डायरेक्शन में अटैक करो। और वो बिल्ली एक बॉल बन जाती है और बड़ी स्पीड से उनकी तरफ जाती है। वो लड़का थोड़ा सा बचता है पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो बिल्ली कितनी स्ट्रांग है। वो बिल्ली और अमन उस पर बार बार अटैक करते हैं। वो बिल्ली से बचने के लिए हवा में जंप करता है पर अमन उस पर गोली चला देता है। वो गोली से जरा सा बचता है और तभी बिल्ली आकर उसके हाथ को खा जाती है और इसी बीच अमन एक गोली मारता है जो उसके सर के बीच में से जाती है। वो बिल्ली अमन को कुछ कहना चाहती है पर अमन समझ नहीं पा रहा था क्या। और तभी उस लड़की की बॉडी से एक येलो सी लाइट निकलती है। अमन उसके पास जाता है उसे टच करने के लिए, तभी वो येलो लाइट अमन के आसपास आ जाती है और अब उस लड़की की पावर भी अमन को मिल चुकी है। ये देखकर अमन बहुत खुश होता है और उस बिल्ली को किस करता है और कहता है थैंक यू बताने के लिए। अब वो उन दोनों को अपने डायमेंशन में स्टोर करता है क्योंकि वो मर चुके हैं तो अब उन्हें कुछ नहीं होगा। वो वापस जाता है और निधि को कहता है मैंने जो काम कहा था वो हो गया है नहीं? वो कहती है हाँ हो गया। उन दोनों सोल्जर्स के पास जो सामान था उससे पता चला कि वो वेस्ट माउंटेन बेस से आए थे। वो यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। वो 4 लेयर्स में बना और वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स रहते हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं। अमन फिर से एक बार निधि को कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तभी डॉक्टर सुहानी वहाँ भागती हुई आती है कि जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बहुत ही अजीब पता चला है। अमन उसके साथ जाता है और माइक्रोस्कोप में कुछ देखता है और वो हैरान हो जाता है कि लड़की के ब्रेन सेल्स नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है और इसी वजह से शायद म्यूटेंट्स को पावर मिलती है। लेकिन जो लड़की के ब्रेन सेल्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लड़की के लेग मसल्स में म्यूटेशन हुआ है और उसे लगता है कि वो म्यूटेशन लैब में क्रिएट किया गया है। ये नेचुरल नहीं है, ना ही ये अमन की तरह ना ही उस लड़की की तरह जिन्हें ग्लोबल फ्रीज के बाद पावर्स मिली थी। इसके बाद अमन दोबारा से अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए जाता है कि वो उस लड़की की पावर्स यूज कर सकता है या नहीं, लेकिन उस लड़की की पावर्स यूज नहीं कर पाता अभी के लिए। जब वो लड़का और लड़की अमन से लड़ रहे थे उस टाइम पे उन्होंने एक सिग्नल भेज दिया था आर्मी बेस में कि वो दोनों मुसीबत में हैं और ये सिग्नल रिसीव करने के बाद उनका लीडर कहता है वहां पर और सोल्जर्स भेजो, पर उसकी ये रिक्वेस्ट मना कर दी जाती है क्योंकि इसके लिए उसे बेस के लीडर से परमिशन लेनी होगी। वो ग्रैंड लीडर संदीप के पास जाता है पर वहां पर उसकी सेक्रेटरी रास्ता रोककर खड़ी थी और कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है ये एक इमरजेंसी है, पर उसकी सेक्रेटरी कहती है ग्रैंड लीडर भी अभी एक इमरजेंसी में है और उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। और ग्रैंड लीडर की वो इमरजेंसी थी 2 लड़कियों के साथ डांस करना और वो दोनों लड़कियां उसी कॉलेज से थी जिस कॉलेज से निधि और शिवानी थी। वो दोनों उसकी बहुत तारीफ करती है कि वो कितना कमाल का है और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो वहां का सबसे ताकतवर इंसान है और वो वहां पर सर्वाइव करना चाहती है। डांस खत्म करने के बाद वो सब अपने कपड़े पहनते हैं और संदीप अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि वो क्या इमरजेंसी थी। वो बताती है कि उसे एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था। 2 सोल्जर्स जो अमन का पता लगाने के लिए गए थे, वो लड़का जिसने अमेज़न वेयरहाउस में चोरी की थी, वो अब शायद जिंदा नहीं है। वो उसे इग्नोर करता है और कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर सोल्जर्स भेज दो, पर सिर्फ लो रैंक के। और कहता है हम ऐसे छोटे मोटे कामों पर अपने सोल्जर्स को वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत देर वेट करवाने के बाद वो सेक्रेटरी कैप्टन को बताती है कि तुम्हें लो रैंक सोल्जर्स मिले हैं। उसे सोल्जर्स की लिस्ट देती है जिस लिस्ट में टीचर का भी नाम था। वो सब वहां से जा रहे थे तभी टीचर नोटिस करती है अपनी दोनों स्टूडेंट्स को। टीचर ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी दोनों स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रही हैं। वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो दोनों कहते हैं कि आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हो, इसका मतलब आप एक इंपॉर्टेंट इंसान बन गई हो। वो कहती है हमारे पास पावर्स नहीं है बट हमारे पास अपनी स्किल्स है, हम सुप्रीम लीडर संदीप के लिए डांस करती हैं। वो टीचर उन्हें कहती है क्या तुम्हें ऐसा काम करते हो शर्म नहीं आती। उन दोनों लड़कियों के फेस पर दिख जाता है कि वो इस चीज को लेकर प्राउड नहीं है, पर दूसरी लड़कियों से कहती है चलो हमें काम खत्म करते ही यहाँ से जाना होता है, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, हम सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं अपने नए रूम में। वो टीचर उन्हें कहती है कि मुझे बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिख रहे। वो दोनों लड़कियों से बताती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को हमसे अलग कर दिया गया और वो कभी वापस नहीं आए और हमें डर है कि शायद हम भी मारे जाते, लेकिन हमने जो भी किया वो जिंदा रहने के लिए किया। टीचर ये सुनकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ चल रहा है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसके बाद वो 4th लेयर पर आती है जहाँ पर उसे नील मिलता है जो लड़का उस मोटी औरत के साथ डांस करता है। वो उसे कुछ साइंटिस्ट दिखाता है जो एक बैग लेकर जा रहे थे और वो कहता है कि ये शायद वो स्टूडेंट्स हैं जो मिसिंग है और ये सब ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए जो इन पर हो रहे थे। कॉलेज में जो मेरे दोस्त थे वो भी गायब हो रहे हैं और मैं इस चीज पर कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा है और कोई भी सवाल पूछने के लिए मना किया है। इसके बाद टीचर कहती है आपसे सारी चीजों को मैं संभालूंगी। वो चुपके से एक साइंटिस्ट के पीछे जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसका सूट पहन लेती है और वो बिना किसी मुश्किल के गार्ड्स को पार कर लेती है और वहां पर चली जाती है जहां पर वो साइंटिस्ट उस बैग को लेकर गए थे। वो कंफर्म करना चाहती है कि उसके स्टूडेंट ने उसे जो बताया है वो सच है। इसके बाद वो दोनों साइंटिस्ट को बात करते हुए सुनती है। वो बात कर रहे थे कि इसने भी अडैप्ट नहीं किया, ये भी म्यूटेशन में फेल हो गया और जैसे ही वो कवर को हटाते हैं टीचर को पता चलता है कि वो सारी बातें सच थी। उसके बाद वो आग का इस्तेमाल करते हैं और उस बॉडी को एक व्हाइट पेस्ट में बदल देते हैं और हंसते हुए बात करते हैं आज इसमें कौन सा फ्लेवर डाला जाए, इसे बहुत सारा न्यूट्रिशन है और ये टेस्टी है।
फोर्थ फ्लोर वालों को नहीं पता कि ये क्या है, तो बिना किसी गिल्ट के इसे खा सकते हैं। जैसे ही टीचर को पता चलता है कि वहाँ क्या हो रहा था, उसे उल्टी आ जाती है। वो बाथरूम में जाती है उल्टी करने के लिए, और उसे समझ में आता है कि वो इतने दिनों से जो खाना खा रही थी वो दूसरे इंसान थे, और दूसरे इंसान नहीं, उसके खुद के स्टूडेंट्स। उसके बाद वो अपनी सोच को बदल लेती है, जो उसने पहले कहा था कि बाहर रहने से यहाँ रहना अच्छा है। फोर्थ फ्लोर पर रहने कमजोरों के लिए सबसे बेकार जगह है, कमजोर यहाँ पर हमेशा मारा जाएगा, इससे अच्छा तो कॉलेज में थे। इसके बाद टीचर डिसाइड करती है कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। पर साथ में वो सोचती है कि अपने स्टूडेंट्स को कहाँ रखूंगी, उन्हें जिंदा कैसे रखूंगी, इतने ठंडे वेदर में मैं उन्हें जिंदा नहीं रख पाऊंगी। और इसी के साथ बाकी बचे सोल्जर्स अमन के घर पर पहुंच चुके हैं, और एक सोल्जर ग्रेनेड लाइन पर पैर रखता है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लीडर ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है उस सुअर का बच्चा उसी घर में रहता है। और बॉम्ब की आवाज से और अब गोलियों की आवाज से अमन को पता चल जाता है कि उन पर अटैक हुआ है, और इसी के साथ वो शिवानी बनाई फोर्स फील्ड को ऑन कर देता है। अमन उस फोर्स फील्ड के रिजल्ट देखकर बहुत खुश था। वो सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, देश के 2 सबसे इंटेलिजेंट लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अमन ये सब देखकर खुश होता है और सोचता है उसके नए दुश्मन आ चुके हैं। वो सारे सोल्जर्स एक एक करके उन ट्रैप्स को हटाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हिमांशु के गांव वालों ने किया था। और अमन फिर से बटन दबा देता है, जिससे वो ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और काफी सारे सोल्जर्स यमराज के साथ ऊपर चले गए। जूनियर अपने लीडर को कहता है कि हम पहले ही बहुत सारे सोल्जर्स गवा चुके हैं, हमें और बैकअप मंगा लेना चाहिए। वो कहता है कि हम खुद बैकअप हैं, अगर हम दोबारा से लोगों को बुलाएंगे तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, और खतरा होने के बावजूद वो कहता है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अनुष्का उन्हें देखकर घबरा जाती है, कहीं कोई वो लूप होल ढूंढ ले और वो यहाँ पर ना आ जाए। पर अमन बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं इस घर को हर रोज चेक करता हूँ, और मैं शिवानी और निधि के काम पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर अनुष्का कहती है तुम उन पर अटैक क्यों नहीं करते, वो ट्रैप्स में बिजी हैं। अमन कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ वो क्या कर सकते हैं। सारे सोल्जर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये घर इंसानों से बचाने के लिए था, और इस घर के ओनर अमन को पता होगा कि ये दुनिया ऐसी होने वाली है, इसलिए उसने सब कुछ तैयार करके रखा था। कैप्टन का प्लान है कि वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब रखकर उसे उड़ा देना। एक सोल्जर घर की दीवार के पास बहुत सारे बॉम्ब रखता है, और अमन वहाँ पर शांति से खड़े होकर उसे देखता है। वो दूर जाता है और बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, और वहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर उस बॉम्ब ने सिर्फ बर्फ को पिघलाया था, दीवार में एक क्रैक भी नहीं था। वो ये सब देखकर सोचते हैं कि अब इस घर में घुसने का एक ही तरीका है, हमें नीचे से टनल बनानी होगी, क्योंकि ये घर इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद वो लीडर स्नाइपर को कहता है कि उसे गोली मार दो। वो स्नाइपर अपना निशाना तो मिस करता ही है, और उसे पता चलता है कि घर से ज्यादा मजबूत उसका शीशा है। अमन ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और हंसने लगता है कि मुझे लगा था ये कुछ अच्छा कंपटीशन देंगे, पर ये तो किसी काम के नहीं है। वो स्नाइपर अमन को हंसते हुए देख लेता है और गुस्से में कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक सिंगल इंसान आर्मी से ज्यादा पावरफुल है और उसके पास आर्मी से ज्यादा चीजें हैं। ये देखकर कैप्टन एक्सेप्ट कर लेता है कि इसे हराया नहीं जा सकता, और वो सबको वापस जाने के लिए ऑर्डर करता है। तभी अमन खिड़की में खड़ा होकर गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर कि अमन अब बाहर आ चुका है, कैप्टन कहता है उस पर गोलियां चलाना शुरू करो, क्या हम उसे हरा सकते हैं। लेकिन ये अमन की कोई गलती नहीं थी। अमन एक हाथ से उनकी सारी गोलियों को ऑब्जर्व करता है और दूसरे हाथ से गोली चलाता रहता, और वो ऑब्जर्व कर रही हुई बुलेट्स को उसी डायरेक्शन में वापस भेज देता जो जाकर सोल्जर्स को लगती। इसके बाद कैप्टन कहता है कि गोलियां चलाते रहो। अमन सारी गोलियों को ऑब्जर्व करता और वापस भेज देता। कुछ देर बाद कैप्टन एक्सेप्ट करता है कि इस राक्षस को हराया नहीं जा सकता, और सबको भागने के लिए कहता है। अमन उन पर लगातार गोलियां चलाता है, और वो अपनी पावर्स का यूज करते हैं जैसे पिछले सोल्जर्स ने किया था। लेकिन एक सोल्जर को गोली लग जाती है और वो हिल नहीं पाता। बाकी सारे सोल्जर्स एक बर्फ के पहाड़ के पीछे वेट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हिलना मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो एक स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि वो उन पर गोली ना चला सके, लेकिन अमन ने एक बर्फ के तूफान से सारी बर्फ को स्टोर कर रखा था और उन पर फेंक देता है, जिससे वो सब बर्फ के नीचे धंस जाते हैं। इसके बाद आर्मी बेस लीडर संदीप के पास रिपोर्ट आती है कि जो भी सोल्जर्स अमन के घर पर अटैक करने के लिए गए थे वो सब मारे गए, और संदीप जिसने पहले इस बात को ऐसे इग्नोर कर दिया था, अब उसके पास रीजन है इस बात को इंपॉर्टेंस देने का। इसके बाद उसकी सेक्रेटरी बताती है कि वो जिस घर में रह रहा है वो 10 साल पहले बना था, और एक मल्टी मिलियनेयर रणवीर का था। बेस लीडर संदीप अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कि जो लड़का एक टाइम पर सिर्फ अमेज़न वेयर हाउस का स्टॉक सुपरवाइजर था, अब वो ऐसे घर में रह रहा है जो करोड़ों का है, और उस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, और उसके पास शायद इतना खाना है जो शायद पूरे आर्मी बेस या पूरी दुनिया में अभी किसी के पास नहीं है। जो 2 सोल्जर्स पहले गए थे वो डिटेक्टिव सोल्जर्स थे, और उन्होंने मैसेज भेजा था कि उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है। अमन ने उन दोनों को ढूंढा और मार दिया, मतलब उसका ऐसा सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो चोरी उसी ने की थी, और उसके पास इतना खाना है कि पूरा आर्मी बेस उसे खा सकता है और कई सालों तक जिंदा रह सकता है। और शायद उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो सामान को स्टोर कर सकता है, और जो चाहे स्टोर करके रख सकता है, और वो खराब नहीं होता। इसी के साथ वो डिसाइड करता है अब मैं यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को उसके वहाँ पर भेजूंगा और उससे वो सब कुछ छीन लूंगा। सोल्जर्स हिमांशु के गाँव आ जाते हैं अमन के घर पर अटैक करने के लिए। हिमांशु अमन को ये सब बताने के लिए फोन मिलाता है, और इससे पहले वो कुछ बोल पाता अमन कहता है तुम्हारे वहाँ पर एक आर्मी आई होगी मुझ पर अटैक करने के लिए। हिमांशु से कहता है हाँ, और इसके बाद अमन उसे कहता है कि तुम बड़े ध्यान से रहना, क्योंकि वो तुम्हारे गाँव से सारा खाना लूट लेंगे अपने सोल्जर्स को खिलाने के लिए, और अगर तुम्हें कोई भी खतरा हो तो तुम जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाना। और बड़े प्यार से कहता है इतनी कमाल की पावर्स के साथ आर्मी तुम्हें बहुत हाई पोस्ट देगी और तुम एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। अगर ऐसा कुछ हो तो तुम अपने बारे में सोचना कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, और मेरे बारे में मत सोचना। हिमांशु कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए वफादार हूँ और मैं आर्मी को ज्वाइन कभी नहीं करूंगा। इसी के साथ वो बुढ़ा लीडर आर्मी को अपने गाँव में वेलकम करता है, और साथ में हिमांशु को कहता है कि तुम चुप कर रहना और उनके सामने मत आना। लेकिन हिमांशु ये बात नहीं मानता और कहता है मुझे वहाँ से छुपाना सही नहीं होगा, कभी ना कभी तुम्हें पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान रहता है जिसके पास पावर्स है। और इसी वजह से गाँव का लीडर हिमांशु को आर्मी से मिलवाता है और कहता है ये एक म्यूटेंट है जो हमारे गाँव में रहता है। वो पूछता है कि इसकी पावर्स क्या है, और हिमांशु अपनी बर्फ की पावर यूज करके दिखाता है कि वो क्या कर सकता है। और ये पावर्स देखने के बाद कैप्टन कहता है तुम आर्मी में बहुत तरक्की करोगे, और उसे अपने साथ ले जाता है ये बताने के लिए कि आर्मी में रहने के क्या क्या फायदे हैं। इसके बाद अमन के पास एक फोन आता है, हिमांशु उसे बताता है कि आर्मी ऑफिसर्स की पावर क्या है और उनका प्लान क्या है। हिमांशु की वफादारी के लिए अमन उसे थैंक यू कहता है, और एक बार दोबारा से पूछता है क्या तुम आर्मी में नहीं जाना चाहते। और हिमांशु का जवाब सुनने के बाद अमन को पक्का हो जाता है कि हिमांशु उसे धोखा नहीं देगा, और हिमांशु की सारी इन्फॉर्मेशन सही है। हिमांशु कहता है मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो करूंगा। अमन सारी लड़कियों को एक रूम में बुलाता है और उन्हें कहता है आर्मी हम पर अटैक करने वाली है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो तुम्हें बिल्डिंग के अंडरग्राउंड वाले पार्ट में जाकर रहना होगा, क्योंकि उसे तोड़ना इम्पॉसिबल है, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो मुझसे 10 गुना स्ट्रॉन्ग हो, वो मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद वो निधि के पास जाता है और पूछता है घर की साइबर सिक्योरिटी कैसी है, और उसे बताती है उन्होंने बहुत बार कोशिश की यहाँ पर हैक करने की, पर मेरे होते हुए यहाँ पर कोई घर को हैक नहीं कर सकता। अमन से थैंक यू कहता है कि इतने स्मार्ट लोग उसके साथ हैं। इसके बाद वो शिवानी के पास जाता है
और उसे कहता है मेरा एक सवाल है, अगर किसी को इस घर पर अटैक करना हो तो वो कैसे करेगा। और उसे बताती है कि उन्हें बहुत सारे बॉम्ब लगाकर इस बिल्डिंग को उड़ाना होगा, जैसे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारा C4 चाहिए। अगर आर्मी के पास बहुत सारा C4 नहीं है तब तक हम ठीक है। इसके बाद वो उसे कहती है जो तुमने मुझे बनाने के लिए कहा था वो मैंने बना दिया है, ये टाइम बॉम्ब और हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स के कपड़े। वो उससे पूछती है पर तुम इसका करोगे क्या। अमन कहता है तुम्हें टाइम आने पर पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ हिमांशु के गांव में वो भी सोल्जर्स आ चुके हैं जो कि आर्मी बेस के हाई रैंकिंग म्यूटेंट्स हैं। कैप्टन हिमांशु को उन सबसे मिलवाता है, कहता है ये भी एक नया म्यूटेंट है और ये भी हमारे साथ ही रहेगा। टीचर भी इन हाई रैंकिंग म्यूटेंट्स का पार्ट है और वो हिमांशु को पहचान लेती है। टीचर उसे पसंद तो नहीं करती क्योंकि वो उन सबको बर्फ में छोड़कर वहां से चले गए थे, लेकिन उन्होंने उसके दो स्टूडेंट्स को बचाया था, शिवानी और निधि, और इसीलिए वो किसी को ये बात नहीं बताती और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक ही रखती है। एक ऑफिसर हिमांशु से पूछता है कि तुम्हारी पावर्स क्या हैं। वो कहता है बर्फ को कंट्रोल कर सकता है और यहाँ पर जितने भी आइस हाउस है और ये महल मैंने ही बनाया है। इसके साथ लीडर सारे सोल्जर्स को प्रिपेयर करता है अटैक के लिए। इसी के साथ अमन देखता है उसके घर के चारों तरफ धुआं ही धुआं है, वहां पर स्मोक ग्रेनेड का यूज किया गया था। अमन अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर की तरह दिखती है वो पहनता है और सारी लड़कियों को कहता है कि तुम अंडरग्राउंड बेसमेंट में चली जाओ, जैसा उन्होंने डिसाइड किया था। अमन खिड़की के पास खड़ा होकर उन्हें देखता है और उन्हें बर्बाद करने का इंतजार करता है। सोल्जर्स धीरे धीरे रेंगते हुए उसके घर के पास आते हैं और बॉम्ब्स को हटाने लगते हैं और कैप्टन एक बटन दबाता है जिससे अमन के सारे ट्रैप्स एक ही बार में बेकार हो जाते हैं और इसी के साथ उसके घर के सामने बहुत सारा C4 इकट्ठा कर देते हैं। अमन चुप कर ये देखता है और उसने एक प्लान पहले से सोच रखा है और बटन दबाने से पहले कैप्टन कहता है कि इस बार तो अमन अपने आप को बचाने के लिए भी यहाँ नहीं आया, मुझे लगा था वो कुछ तो फाइट करेगा, लेकिन हमने अचानक से हमला करके उसे सरप्राइज कर दिया। और इसके बाद वो बटन दबाता है और वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोई भी एक्सप्लोजन नहीं देख पाते। वो दूरबीन लगाकर देखते पर उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो बिल्डिंग के पास जाते और देखते हैं वहां पर जमीन में बस हल्का सा एक छोटा सा छेद था और बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ था। अमन अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता और सभी लड़कियों को कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसमेंट कोई नहीं तोड़ सकता। अमन ने सारे एक्सप्लोजन को अपने डायमेंशन में स्टोर कर लिया था और अब आर्मी के पास और C4 भी नहीं है, तो उन सबको आर्मी से कोई खतरा नहीं है और अभी के लिए सारी सिचुएशन अमन के कंट्रोल में है। हिमांशु अमन को मैसेज करता है कि उसने बॉम्ब की आवाज सुनी, क्या तुम ठीक हो। अमन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और अब मुझे ये बताओ कि अब आर्मी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। और उसे बताता है कि सारे आर्मी ऑफिसर्स बेस पर वापस आ चुके हैं, उन्होंने ऑर्डर्स भेजे हैं और बॉम्ब मंगाने के लिए ताकि वो दोबारा से अटैक कर सके। अमन हिमांशु को कहता है कि हमेशा अपने कान और आंखें खुली रखना और ध्यान से वहां पर रहना। अमन डॉक्टर सुहानी और अनुष्का को बताता है कि बहुत जल्द गांव वालों में और आर्मी में लड़ाई होगी खाने और बाकी सारे रिसोर्सेज को लेकर। इसी के साथ हम देखते हैं गांव में एक आर्मी ऑफिसर गांव के लीडर को कहता है हमें 60 लोगों का खाना चाहिए और उनके रहने के लिए जगह का इंतजाम करो। हिमांशु ये सुनकर सोचता है कितने लंबे टाइम तक अगर यहाँ पर रहेंगे तो गांव का सारा खाना खत्म हो जाएगा। लीडर उस आर्मी ऑफिसर के साथ हाँ कहता है पर साथ में पूछता है कि अमन के घर को डिस्ट्रॉय करने में कितना टाइम लगेगा। तो आर्मी ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और कहता है अपने काम से काम रखो और हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। तो बुढ़ा लीडर उन सबसे माफी मांगता है कि मुझे माफ करो आपके मामले में इंटरफेयर करने के लिए, और हिमांशु कहता है इन सब के लिए आइस हाउस बनाओ ताकि ये रात को यहाँ पर रह सके। अगले दिन नए C4 बॉम्ब और एक नया म्यूटेंट वहाँ पर आया था जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कैप्टन और म्यूटेंट अपनी पावर की मदद से उस पूरे बॉम्ब को अमन के घर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन अमन ने जो कल एक्सप्लोजन स्टोर किया था उसकी हेल्प से वो उस बॉम्ब को वापस उनकी तरफ फेंक देता है। वो जमीन पर कूदते हैं ताकि बॉम्ब के एक्सप्लोजन से वो खुद को बचा सके, लेकिन एक ही धमाके के साथ 20-25 सोल्जर यमराज के साथ से चले गए। कैप्टन ये देखकर सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक इंसान की पावर ऐसा कैसे कर सकती है, और वो गुस्से में जमीन में मुक्के मारने लगता है। तभी उसके सर के बिल्कुल पास से एक गोली जाती है। अमन ने लगातार 2 गोलियां मिस की थी और वो इसको लेकर बिल्कुल भी उदास नहीं था। कैप्टन और भी ऑर्डर्स देता है और इसी बीच अमन एक और गोली चलाता है जो नए म्यूटेंट को लगती है, लेकिन एक गोली भी उसके स्कल के अंदर नहीं घुस पाती क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अमन सोल्जर्स को नोटिस करता है वो यहाँ वहाँ जा रहे थे और कुछ ही सेकंड बाद अमन की तरफ 2 गोलियां आती हैं, लेकिन अमन दोनों गोलियों को एब्जॉर्ब करता है और उसी डायरेक्शन में वापस भेज देता है और इसी से 2 और सोल्जर्स यमराज के पास चले गए। अमन ये सब करने के बाद कुछ हो ही रहा था तभी एक बहुत तेज वाइब्रेशन उसे फील होती है और वो ऑलमोस्ट खिड़की से गिरने वाला था। वो देखता है कि कैप्टन इतने गुस्से में था वो खुद आकर बिल्डिंग को मुक्का मारता है और उसमें हल्का सा क्रैक आ जाता है। कैप्टन ये देखकर सोचता है कि मेरे अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं इस घर को तोड़ पाऊं, तो अमन से लड़ाई हमें पोस्टपोन करनी होगी, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी क्यों ना देनी पड़े। अमन सोचता है कि ये कैप्टन बहुत ही तेज और पावरफुल है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर वो अंदर आ पाए तो। वो हारने के बाद एक बार फिर से गांव में वापस जाते हैं और इस बार गांव वाले बेचिड़ चुके थे क्योंकि वो उनका सारा खाना खा रहे थे, लेकिन आर्मी ऑफिसर गुस्से में कहते हैं कि हमें खाना और रहने के लिए जगह चाहिए। वो बुढ़ा लीडर उनसे पूछता है कि अमन को हराने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देते और बस गुस्से में कहते हैं कि आपकी बार जो खाना भेजो वो तुम्हारा बेस्ट खाना होना चाहिए, और इसी के साथ वो चले जाते हैं। अब गांव वाले भी आर्मी को सपोर्ट करने के फेवर में नहीं है। सबसे लंबा सोल्जर अपने लीडर को सजेस्ट करता है कि हमें इन नासमझ कीड़ों को सबक सिखाना चाहिए कि ये हमारे सामने बोल नहीं सकते, लेकिन लीडर उसे मना करता है कि जब तक हम उनको मार नहीं देते तब तक ये हमें खाना देंगे और हमारे लिए फ्री के मजदूर हैं, और वैसे भी जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ये हमारे आर्मी बेस की 4th लेयर में बिजली प्रोड्यूस करेंगे, सारे दिन साइकिल चलाएंगे और मजदूर की तरह हमारे लिए काम करेंगे, तो इन्हें मारने में कोई फायदा नहीं है, इन्हें जिंदा रखने में ज्यादा फायदा है। डॉक्टर सुहानी भागते हुए अमन के पास आती है ये देखने के लिए कहीं वो इंजर्ड तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर अमन बिल्कुल सेफ वहां पर वापस आ चुका था और इस बार भी वही जीता था। अनुष्का उसके लिए खाना लेकर आती है और खाना खाते वक्त वो शिवानी से पूछता है कि बिल्डिंग में जो डैमेज हुआ है क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो। वो अमन को बताती है कि अगर उसके पास सारा सामान हो तो वो सब कुछ फिक्स कर सकती है, लेकिन फिक्स करने के लिए उसे घर से बाहर जाना होगा और अभी ये सेफ नहीं है। अमन उसे कहता है कि हम उसे ठीक करने की कोई जल्दी नहीं है, बस तुम उसे ठीक कर सकती हो, ये मेरे लिए काफी है। इसी के साथ अमन कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और बाकी सब भी कहते हैं हमें भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और इसी के साथ वो चीयर्स करते हैं कि वो एक बार फिर से जीत गए। इसके बाद डिनर टेबल पर निधि उसे बताती है कि उसके टीचर ने उसे फोन किया था और वो अमन के साथ नेगोशिएट करना चाहती है। निधि उसे अपना फोन देती है जिसमें उसके टीचर ने मैसेज किया था। अमन निधि से पूछता है क्या ये औरत यकीन के लायक है, और वो उसे बताती है कि हाँ वो यकीन के लायक, वो हमेशा अपनी जुबान पर रही है। अमन उस टीचर को फोन करता है और उसे बताती है कि वो वेस्ट आर्मी बेस में घुस चुकी है और वो अमन की हेल्प कर सकती है, उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं है अमन से मदद मांगने के अलावा, और वो अमन की हेल्प कर सकती है इस बेस को बर्बाद करने में, लेकिन बदले वो सिर्फ ये चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स की हेल्प करे यहाँ से भागने में और कहीं सेफ रहने में। अमन उसे कहता है जब मुझे तुमसे कुछ काम होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, और इसी के साथ वो फोन काटता है और बताता है कि वेस्ट आर्मी बेस में स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर शिवानी बड़ी उदास हो जाती है। वो वहाँ पर किसी के साथ दोस्त तो नहीं थी पर वो उन सबका बुरा भी नहीं चाहती थी। अमन निधि से पूछता है क्या तुम जिस वायरस के बारे में बात कर रही थी क्या तुम उसे बना सकती हो और आर्मी बेस को हैक कर सकती हो। वो कहती है मैं उस वायरस को एक पेन ड्राइव में डाल सकती हूँ और टीचर उस पेन ड्राइव को आर्मी बेस के किसी कंप्यूटर में प्लग कर देगी जिससे मैं उस पूरे आर्मी बेस को हैक कर सकती हूँ। इसी के साथ अमन टीचर को दोबारा फोन मिलाता है और कहता है
तुम्हें ये पेन ड्राइव आर्मी बेस से कंप्यूटर में लगानी होगी और उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो टीचर कहती है तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे 2 स्टूडेंट्स को बचाया था, तो मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ। और गाँव में लीडर माइक्रोफोन लेकर सारे गाँव वालों को बताता है कि आर्मी यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो राकेश अमन से तुम्हें बचा सके, जो किसी भी टाइम तुम पर हमला कर सकता है। और सारे गांव वालों को आर्मी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम उसे हरा सकें। इसके बाद वो कैप्टन अपने सारे सोल्जर्स के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि वो टाइम दूर नहीं जब गांव वाले बगावत करेंगे और इसी चक्कर में कुछ ना कुछ गांव वाले जरूर मारे जाएंगे। टीचर ये सुनकर कुछ नहीं होती और वो किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहती। ये सुनकर उसका कैप्टन कहता है अगर तुम्हारे पास और कोई सोल्यूशन है जिससे गांव वालों को नुकसान भी ना हो और हम अमन को हरा भी सके तो मुझे जरूर बताना। दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि हम अमन से खाना लेकर बेस पर लेकर जा सके और तुम्हारे स्टूडेंट्स भी आराम से वहां पर रह सके। ये सुनते ही उसे याद आता है कि उसके स्टूडेंट्स को उसे बचाना है और वो यहाँ पर इन सबसे लड़ाई नहीं कर सकती। अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उसे गांव वालों का बलिदान देना होगा। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, बस जानबूझकर किसी गांव वाले को मत मारना। और थोड़ी देर बाद कैप्टन लाउड स्पीकर लेकर अनाउंसमेंट करता है कि सारे गांव वाले तैयार हो जाओ सुरंग खोदने के लिए जिससे हम अमन को हरा सके और तुम्हें हमेशा के लिए बचा सके। उसका मतलब था हमेशा के लिए गुलाम बना सके। लेकिन गांव वाले उन्हें मना करने लगते हैं। वो बुढ़ा लीडर उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि अमन के मरने से हमारे गांव में शांति आएगी, लेकिन वो सब मना करते और कहते हैं अमन ने हम पर कभी अटैक नहीं किया और हम ये सुरंग नहीं खोदेंगे। ये सब देखकर टीचर को चिंता होती है और वो अमन को फोन करती है सारी सिचुएशन बताने के लिए और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा। अमन कहता है उन्हें जो करना है करने दो, यहाँ की सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद टीचर अमन से उसका एड्रेस मांगती है और कहती है तुम मुझे वो पेन ड्राइव देने वाले थे। अमन कहता है सारी चीजें अपने टाइम से होंगी। और अगले दिन वो सब अमन के घर पर अटैक करते हैं और जब वो अटैक कर रहे थे अमन अपने घर में आराम से बैठकर उन्हें कैमरे पर देख रहा था जैसे वो कोई मूवी देख रहा हो। और इसी के साथ अनुष्का उससे पूछती है कि तुम्हें इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं है कि वो एक सुरंग खोदकर तुम्हारे बेस तक आ रहे हैं। और अमन निधि को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और वो बताती है कि हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो हमें अंडरग्राउंड की इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे बंकर के आसपास क्या है और कितनी स्पीड से वो हमारे पास आ रहा है। ये सब हमारा प्लान है। वो सुरंग खोदेंगे, अपनी ताकत वेस्ट करेंगे, अपना खाना वेस्ट करेंगे और हम यहाँ बैठकर आराम से उन्हें देखेंगे। और जब वो सुरंग खोद रहे थे कुछ लोग भूख से मरने लगे और कुछ कहने लगे कि हम ये सुरंग नहीं खोदेंगे और उन्हें आर्मी ने मार दिया। कुछ दिन बाद टीचर को चिंता होने लगती है और वो अमन को फोन करती है और अमन कहता है मैं कुछ टाइम बाद अपने प्लान को स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर म्यूटेंट्स के अटैक कम हो गए हैं और ऐसा क्यों। वो उसे बताती है कि अब तुम्हारे घर पर सिर्फ लीडर्स अटैक कर रहे हैं, बाकी सारे म्यूटेंट्स यहाँ पर हैं ताकि गांव वाले सुरंग खोदते रहें और कोई भी बगावत ना करे। इसी के साथ अमन अपने प्लान को शुरू करता है। हाई रैंक आर्मी ऑफिसर के कपड़े पहनकर वो स्नोमोबाइल पर निकल जाता है डमडम गांव की तरफ। वहां के एंट्रेंस पर वो पहुंचता है और जूनियर सोल्जर उसे देखकर सोचता है कि ये आर्मी बेस से आया है और ये हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर है। लेकिन जब तक वो कुछ कहता अमन उसे मार देता है। और इस पहले सोल्जर के मरने के बाद गांव के अंदर जो सोल्जर्स है उन्हें खून की खुशबू आती है और वो कुत्तों का रिएक्शन देखते हैं और वो अमन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। अमन एक के बाद एक सारे सोल्जर्स को मार देता है और हाई रैंकिंग म्यूटेंट्स जो अमन के घर के पास है उन्हें सिग्नल मिलता है और वो जितना जल्दी हो सके गांव की तरफ भागते हैं। लेकिन तब तक अमन 100 सोल्जर्स को मार चुका था और हिमांशु को अपने साथ स्नोमोबाइल पर लेकर वापस आने लगता है। कैप्टन गांव में आकर ये सब देखता है और गुस्सा हो जाता है और उसे पता चलता है कि उनमें से कोई एक गद्दार है जिसने उन्हें बताया था कि हाई रैंकिंग म्यूटेंट्स अब यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे सोल्जर्स मारे गए। कैप्टन अपने सारे सोल्जर्स को लेकर वहां से जाता है और कसम खाता है कि वो अमन को मार देगा चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और ये सब देखकर वो बुढ़ा लीडर सोचता है कि वो गांव वालों को क्या जवाब देगा। ना तो उन्हें कोई इनाम मिला और उनके परिवार में से कुछ लोग मारे भी गए। इसी के साथ अमन हिमांशु को नए घर में नया रूम दिखाता है और वो वहां जाते ही उस तकिए को गले लगा लेता है। अगर तुमने सीरीज को पूरा देखा तो तुम्हें रीजन पता है। और इसी के साथ टीचर भी उसके घर में आ चुकी है और उसे बताती है उसने गांव में सारे ऑफिसर्स का कम्युनिकेशन बेस से काट दिया था और अब वो बेस में कांटेक्ट नहीं कर सकते और अब वो एक गद्दार बन चुकी है आर्मी के लिए। और इसी के साथ वो निधि की तारीफ करता है उसने कितना अच्छा काम किया है और वो टीचर को वादा करता है कि वो उसके स्टूडेंट्स को जरूर बचाएगा, बस एक बार वो यहाँ पर म्यूटेंट्स को खत्म कर दे। इस उसे कैमरे पर दिखता है कि कैप्टन और बाकी सारे म्यूटेंट्स उसे घर के पास आ चुके हैं। अमन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब जंग का टाइम है। और कुछ ही सेकंड बाद अमन वहां से निकल जाता है और उनके सामने आता है एक म्यूटेंट उसी तरफ गोली करके कहता है कि देखो अमन अकेला है। और ये देखकर एक सोल्जर अमन की तरफ भागता है। बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अमन नहीं मानता और जैसे ही वो अमन के पास पहुंचता है अमन एक बटन दबाता है और बहुत सारी बर्फ उसके ऊपर गिर जाती है और वो बर्फ में दब जाता है। दूसरी तरफ उन्हें दिखाई देती है टीचर जिसने उन्हें धोखा दिया था और अब उन्हें मारने के लिए आई है। कैप्टन उसे कहता है तुमने हमें धोखा दिया और तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन टीचर कहती है मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं, मैं वहां पर अपने स्टूडेंट्स के लिए थी। उनमें से एक म्यूटेंट बर्फ की दीवार से खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन बिल्ली के एक पंजे से वो भी मारी जाती है। और ये सब देखने के बाद कैप्टन का ध्यान हट जाता है और टीचर उस पर अटैक कर देती है। और इसी के बीच अमन बार बार छोटे छोटे एक्सप्लोजन कर रहा था जिससे सारे सोल्जर्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे जहां एक तरफ से टीचर उन पर अटैक कर रही थी, एक तरफ से बिल्ली और एक तरफ से अमन। और तभी हिमांशु वहां पर आता है और अपनी पावर को यूज करके एक पहाड़ की तरह बर्फ उन सब पर डाल देता है। टीचर वहां पर बिल्ली की मदद से भाग जाती है ताकि वो बर्फ में ना जम जाए। इसी के साथ वहां पर एक बर्फ का पहाड़ बन जाता है जहां पर अमन खड़ा था। अमन उन्हें कहता है मैं तुम्हें हथियार यूज करना सिखाऊंगा और अपने डायमेंशन से एक बॉम्ब उनकी तरफ फेंकता है जो कि शिवानी ने उसके लिए बनाया था। और इसी के साथ काफी सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं और इन सब के बाद कुछ ही सोल्जर्स बचे थे और अमन एक और धमाका करता है और एक बर्फ का तूफान उनके ऊपर आकर गिर जाता है और वो सब बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब वहां पर कोई भी सोल्जर नहीं बचा था। इसी के साथ अमन फोन करके शिवानी को कहता है तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी और अब हम जीतने के बाद घर वापस जा सकते हैं। लेकिन टीचर कहती है हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो कैप्टन मर चुका है या नहीं। लेकिन अमन कहता है इतनी सारी चीजों के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता और वो सब घर चले जाते हैं। वो घर जाकर पार्टी करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं और अमन डॉक्टर शिवानी को कहता है तुम इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसानों में से एक हो जिन्हें खाने और रहने की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत ही लकी हो। लेकिन उस बर्फ में एक इंसान बच गया था और वो था कैप्टन और वो बहुत जख्मी है और बहुत बुरी हालत में। किसी तरह से बचकर कैप्टन जैक वहां से निकलता है और अपने बेस पर पहुंचता है। लेकिन वहां का सुप्रीम लीडर संदीप बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि तुम्हारी वजह से 200 सोल्जर्स मारे गए जिसमें से 50 हाई रैंकिंग म्यूटेंट्स थे और इसी के साथ हमारा बेस कमजोर हो चुका है। अब हम ना तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ना किसी पर अटैक कर सकते हैं। और कैप्टन जैक को रियलाइज होता है कि जो लोग मारे गए हैं वो उसके दोस्त थे, उसके भाई थे। और ये सब सोचने के बाद अपने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है और कहता है अगर आप चाहे तो पनिशमेंट के तौर पर मुझे मार भी सकते हैं। और इसी के साथ वो कहता है मुझे एक और मौका दो, मैं अमन को हरा सकता हूँ, मैं उसे हरा दूंगा, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। और इसके बाद सुप्रीम लीडर संदीप
संदीप सोचता है कि क्या करूं, सब में एक एग्जांपल सेट करने के लिए क्या मैं इसे मार दूं, पर ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट है। लेकिन उसकी पनिशमेंट के तौर पर वो उसे 1 हफ्ते के लिए जेल में डाल देता है ताकि वो अपनी गलतियों को सोचे समझे और दोबारा से ना करे। और परेशान होते हुए सोचता है कि हमें अमन पर अटैक करना बंद करना होगा, ये सब काम नहीं कर रहा, हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते और अब हमें अपने बेस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ज्यादा सोल्जर्स इकट्ठा करने होंगे और उन्हें म्यूटेंट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बेस है जिनके पास ऐसी पावर और ऐसी फैसिलिटीज है। अगर उन्हें पता चला कि हम कमजोर हो चुके हैं तो वो हम पर अटैक कर देंगे। वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और पूछता है जो लोग गांव से आए थे वो कैसे हैं। वो उसे बताती है वो सब हेल्दी हैं और अभी उन पर मेडिकल चेकअप चल रहा है और हो सकता है उनमें से कुछ लोग पावर्स भी डेवलप कर लें। संदीप उसे कहता है कि उन पर अभी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दो और उनमें फिन के सेल डालना, क्योंकि वो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट है। और वो कहती है कि इनमें से 90% लोग मर जाएंगे और वो कहता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उन सोल्जर्स को रिप्लेस करना है जो अभी मारे गए थे। संदीप को पता था कि पूरे शहर पर राज करने के लिए उसे और सोल्जर्स और पावर की जरूरत है। उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि वो अमन के बंकर पर मिसाइल छोड़ देंगे, लेकिन अब उन्हें प्लान पोस्टपोन करना होगा क्योंकि उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो अपने एक और सोल्जर को बुलाता है और कहता है अमन से कांटेक्ट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। उसके बाद उसे एक लैपटॉप और एक हेडफोन देते हैं और उसे डिसाइड किया अगर अमन कोऑपरेट करने से मना कर देता है तब हम उसके घर पर मिसाइल छोड़ देंगे। संदीप अमन को फोन करता है और अमन फोन उठाते ही कहता है तुम्हारी लीडरशिप कमाल की है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। और संदीप को पता चल जाता है कि अमन उसे चिढ़ा रहा था। संदीप उसे कहता है जो तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अमन रिप्लाई करता है मुझे पता है तुम बस एक कमजोर से इंसान हो जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने दुश्मन को सामने से आकर लड़े। तुमने इतने सारे सोल्जर्स भेजे, इतने सारे सोल्जर्स के मरने के बाद तुम एक बार भी मेरे सामने नहीं आ पाए। और अमन इसके बाद में चालू रहता है और कहता है बताओ तुम मुझे कैसे मारोगे, तुम्हारे 5 सबसे ताकतवर आदमी मुझे नहीं मार पाए। और वो कहता है कि इस बार मैं बंदे नहीं भेजूंगा, इस बार मैं मिसाइल भेजूंगा जो तुम्हारे पूरे घर को एक बार में उड़ा देगी। अमन हंसते हुए कहता है झूठ मत बोल बे, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है क्योंकि इस शहर में कोई भी मिसाइल लॉन्च पैड है ही नहीं। इसी साथ संदीप गुस्से में कहता है कि साथ वाले शहर में मिसाइल लॉन्च पैड भी है और वो हमारे दोस्त है और वही रिस्पांसिबल होंगे तुम्हारे घर पर मिसाइल लॉन्च करने के लिए। अमन इसकी बात पर यकीन होने लगता है और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे टैलेंट को पसंद करता हूं और तुम्हें अपने साथ रिक्रूट करना चाहता हूं। लेकिन अमन फिर भी कहता है मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे पहले प्रूव दो कि तुम्हारे पास रॉकेट है, मेरे घर से थोड़ी दूर एक को चला दो ताकि मुझे यकीन हो जाए। और संदीप कहता है दुनिया खत्म हो चुकी है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रूव करने के लिए एक मिसाइल वेस्ट कर दूं, मिसाइल से ऐसे काम नहीं करती बच्चे। अमन को उसके बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, पर अमन फिर भी कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। और संदीप उसे सिर्फ 1 दिन का टाइम देता है और फोन काटने के बाद वो सोचता है कि काश अमन हमारे साथ मिल जाए और हमें मिसाइल यूज ना करनी पड़े। और अमन सोचता है क्या हमें ये सब छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए। और तभी निधि कहती है क्या उसके पास सच में ऐसे मिसाइल्स हैं, क्योंकि उसने पहले 50, 100, 200 बंदे भेजे पर कभी मिसाइल का यूज नहीं किया। अमन उसे बताता है कि पास वाले शहर में सच में एक लॉन्च पैड है, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया और उनके पास मिसाइल्स थी तो हम सबका उसी टाइम पे दी एंड हो जाएगा। तभी डॉक्टर सुहानी कहती है क्या हम दोबारा से अपने पुराने घर में नहीं जा सकते। और अमन कहता है कि ये पहला स्टेप होगा जो हम करेंगे, हम सब कुछ यहाँ पर छोड़कर वापस वहीं पर जाएंगे क्योंकि अभी सबसे जरूरी है हम सबकी सिक्योरिटी। और ये सुनकर हिमांशु सबसे ज्यादा दुखी था क्योंकि वो अभी इस गर्म जगह पर आया था और उसे अपना पिलो भी यहीं पर छोड़कर जाना होगा। इसी के साथ टीचर उसे याद दिलाती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरे स्टूडेंट्स को बचाओगे। अमन निधि की तरफ देखता है, उससे एक चिप लेता है और टीचर को देता है और कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स की लाइफ तुम्हारी सक्सेस पर डिपेंड करती है, अगर तुम उस बेस में जाकर किसी कंप्यूटर में प्लग कर सकती हो तो हम तुम्हारे स्टूडेंट्स को बचा सकते हैं। टीचर बिना किसी के नोटिस किए उस बेस पे पहुंच जाती है। उसके पास अब भी वहां की इंपॉर्टेंट जगह की चाबियां थी क्योंकि